अध्याय 241 लू मिंग कार्रवाई करता है। अनुवादक 54,96,90,339। इसलिए केवल वही लोग परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते थे और योग्य घोषित हो सकते थे जो आगे बढ़कर चुनौती दे सकते थे, या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सम्राट आकाश युद्ध क्षेत्र में ऐतिहासिक युद्ध उपलब्धियां हासिल की थी। उदाहरण के लिए, जिन्होंने लगातार 6 जीतें प्राप्त की थी, उन्हें स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के विरुद्ध लड़ने की अनुमति दी गई थी जो लगातार 6 जीतें प्राप्त करने वाला था। इसके अलावा परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही समय बाद उस बूढ़ी महिला ने परीक्षा पास कर ली और वो लड़ाई के अखाड़े में दिखाई दी। मारना मारना। आसपास के स्टैंडों में बैठे दर्शक उत्सुकता से फाइटिंग रिंग की ओर देखते हुए जोरदार जयकारे लगाने लगे। उन्हें एक खूनी लड़ाई देखने की जरूरत थी, इतना ही काफी रोमांचक होगा। मारना। लड़ाई के अखाड़े में युवक और बूढ़ी औरत आसपास के माहौल से प्रभावित हो गए। वे दहाड़ते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। युवक तलवार चला रहा था, जबकि वृद्धा पतली और लंबी तलवार का इस्तेमाल कर रही थी। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। उस बुजुर्ग महिला की तलवार चलाने की तकनीक बेहद कुशल थी और वह अनुभवी भी थी। उसके हमले भयंकर थे और 20 चालों में वो युवक उसका मुकाबला नहीं कर सका। फक। जैसे ही युवक हार स्वीकार करने ही वाला था, अचानक बूढ़ी औरत की कृपाण की रोशनी तेज हो गई। पुछी। इससे पहले कि वह युवक अपनी हार स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त कर पाता, बूढ़ी औरत की कृपाण जैसी रोशनी से उसका सिर धड़ से अलग हो गया। ठीक है। आश्चर्यजनक। आसपास के स्टैंड उत्साह भरी चीखों और शोरगुल से भरे हुए थे। आपने इस व्यक्ति को मार गिराया और उसकी जगह किसी और को नियुक्त कर दिया, जिससे आपको लगातार 6 जीतें मिल गई। अब क्या आप चुनौती जारी रखना चाहते हैं? न्यायाधीश ने बूढ़ी महिला से पूछा। जारी रखना, बुढ़िया ने कहा। यह वृद्धा बहुत शक्तिशाली थी। जाहिर है उसने वर्षों तक साधना की थी और उसकी मार्शल आर्ट की कुशलता बहुत गहरी थी। उसने लगातार जीत हासिल की और फिर 3 और युद्ध जीतकर लगातार 9 जीतें प्राप्त की। इस समय बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वो चुनौती जारी नहीं रखेगी। वो जितना अधिक चुनौती देती, नीचे के लोग उतने ही अधिक शक्तिशाली होते जाते। अब उसमें आत्मविश्वास नहीं बचा था। आसपास बैठे दर्शक बेहद निराश थे। वे स्वाभाविक रूप से देखना जारी रखना चाहते थे, क्योंकि वे जितना नीचे जाते उतना ही रोमांचक होता जाता। उस बुजुर्ग महिला को 1000 आध्यात्मिक क्रिस्टल मिले और वो लड़ाई के अखाड़े से चली गई। अब मुझे कौन चुनौती देगा? जज की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। मैं जाकर थोड़ा मजा करूंगा। लू मिंग खड़ा हुआ और खिलखिलाकर हंसा। बड़े भाई तियान्युन, क्या आप कोई कदम उठाने वाले हैं? मिंग फैन की आंखें उत्साह से चमक उठी। मिंग चेन के चेहरे पर भी उम्मीद के भाव दिखाई दिए। उन्हें लू मिंग की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि लू मिंग समान स्तर की लड़ाई में हार जाएगा। लू मिंग मुस्कुराया और फाइटिंग रिंग में कदम रखा। जब जज ने देखा कि कोई अखाड़े में प्रवेश कर चुका है, तो वह मुस्कुराया और बोला, छोटे भाई, कृपया अपनी साधना का पंजीकरण कराएं और शुल्क का भुगतान करें। लू मिंग ने सिर हिलाया और पंजीकरण के लिए 50 स्पिरिट क्रिस्टल निकाले। मैं 6ठी कक्षा का महान मार्शल मास्टर हूं। मुझसे कौन लड़ना चाहता है? लू मिंग ने अपने आसपास का जायजा लिया। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूरे इलाके में फैल गई। क्या वो 6ठी कक्षा का महान गुरु है? इतना छोटा? स्टैंड में बैठे अधिकांश दर्शक स्तब्ध रह गए। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग शाही राजधानी के सभी हिस्सों से आए थे। उनमें से अधिकांश लोग लू मिंग को नहीं जानते थे। क्या वो 5 महान संप्रदायों में से एक शीर्ष प्रतिभा हो सकता है? किसी ने कुछ बुदबुदाया। एक क्षण के लिए कोई भी मंच पर नहीं गया। जितनी कम उम्र होती थी, उतनी ही उच्च कोटि की उनकी साधना होती थी। वे आमतौर पर प्रतिभाशाली होते थे और उनकी युद्ध क्षमता का आकलन करना कठिन था। वे व्यर्थ में मरना नहीं चाहते थे। मैं उसे जानता हूं, वो तियान्युन है, जनरल स्टोर्स हॉल का अद्वितीय प्रतिभाशाली छात्र। वो बेहद शक्तिशाली है। 6 महीने पहले रक्त चीटी गुप्त क्षेत्र में उसने 10 दिशाओं की तलवार स्कूल के अद्वितीय प्रतिभाशाली छात्र यांग ज़ेतियान को मार डाला था। उसने 10 दिशाओं की तलवार स्कूल के शिष्यों के अधिकांश भंडार छल्ले अकेले ही लूट लिए थे। किसी ने चिल्लाया, क्या ये वही है? तो ये तियान्युन है। दर्शक दीर्घा से विस्मयबोध की लहरें सुनाई दी। पिछले आधे महीने में तियान्युन का नाम शाही राजधानी में फैल गया था और रक्त चीटी क्षेत्र में हुई घटना भी राजधानी में फैल गई थी। इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने ही स्तर के किसी व्यक्ति से कैसे लड़ सकता है? हाँ, किसी ने आह भरी। लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रसिद्ध होना अच्छा नहीं होता। अब उससे लड़ने वाला कोई नहीं था।
लड़ाई के लिए कौन तैयार है? लू मिंग ने फिर से चिल्लाया। लेकिन फिर भी कोई ऊपर नहीं गया। कुछ देर बाद एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ और बोला, युवा स्वामी तियान्युन, मैं आपसे लड़ूंगा, लेकिन हम सिर्फ अभ्यास करेंगे। आपका क्या विचार है? ठीक है। लू मिंग बेहद खुश हुआ और उसने तुरंत सहमति दे दी। वो खून खराबा करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसके लिए जान की बाजी लगाना जरूरी नहीं था। उसे बस इतना ही संतोष होता कि कोई मंच पर चढ़ जाए। वह हट्टा कट्टा आदमी हिला और लड़ाई के अखाड़े में कदम रखते हुए लू मिंग के सामने खड़ा हो गया। ये दिलचस्प होने जा रहा है। स्टैंड में बैठे सभी दर्शकों के चेहरे पर उत्सुकता के भाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि हाल ही में शाही राजधानी में तियान्युन का नाम फैल चुका था, फिर भी बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने लू मिंग को व्यक्तिगत रूप से युद्ध में उतरते देखा था। स्वाभाविक रूप से हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथ में एक बड़ी तलवार प्रकट हुई और उसने लू मिंग को सावधानीपूर्वक देखा। लू मिंग ने लंबा भाला पकड़ रखा था और वह शांत भाव से खड़ा था। टकराना। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने जरा भी संकोच नहीं किया और हमला कर दिया। जैसे ही उसने हमला किया, उसने लगातार 18 बार वार किया। हर वार पिछले वार से तेज था। कृपाण की किरण तेजी से गुजरी और लू मिंग को जकड़ लिया। लू मिंग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने हवा में ही एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही वो उस हटे कट्टे आदमी की हमले की सीमा से बाहर निकल गया। दोबारा उस बलवान व्यक्ति ने दहाड़ते हुए ज्वार की तरह हमला किया। बर्फ जैसी सफेद कृपाण की रोशनी ने लू मिंग पर परत दर परत आक्रमण किया। हालांकि लू मिंग का चेहरा शांत और उदासीन था। उसका शरीर तैरते बादलों और बहते पानी की तरह सहज था। वह थोड़ा सा डगमगाया, जिससे उस हटे कट्टे आदमी की कृपाण की रोशनी चूक गई। वूश! अचानक लू मिंग के हाथों में मौजूद लंबा भाला उस हटे कट्टे आदमी की कृपाण जैसी रोशनी की ओर बढ़ा। महज एक हल्के से वार से उस हटे कट्टे आदमी की चाकू की चमक गायब हो गई और उसका शरीर और भी ज्यादा एक गुंडे जैसा दिखने लगा। ये कैसे हो गया? उस हटे कट्टे आदमी ने चिल्लाया। लू मिंग ने ज्यादा ताकत नहीं लगाई और भाले के एक हल्के से वार से ही उसकी तलवारबाजी की तकनीक टूट गई। उन्हें इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। आपकी कृपाण तकनीक निम्न स्तर की है, जो कि काले रंग की श्रेणी में आती है। इसमें शक्ति और कोमलता का संयोजन होना चाहिए था, लेकिन आप गति और शक्ति पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। इसलिए आपकी कृपाण तकनीक चौथे स्तर पर अटकी हुई है और 5वें स्तर तक पहुंचना मुश्किल है। लू मिंग ने धीरे धीरे एक एक शब्द करके कहा। हालांकि ये शब्द अधेड़ उम्र के व्यक्ति के कानों में बिजली के झटके की तरह लगे। वो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें झपकी, मानो वो किसी बात पर विचार कर रहा हो। कुछ ही क्षणों में अधेड़ उम्र का व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसने अचानक अपनी तलवार चलाई और पल भर में 27 तलवारों की रोशनी प्रकट हो उठी। वे अत्यंत चमकदार थी और उनकी शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। हाँ, मेरी कृपाण चलाने की तकनीक कारगर साबित हुई। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए लू मिंग की ओर देखा। अचानक उन्होंने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया और कहा, युवा गुरु तियान्युन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अन्यथा मुझे अपनी तलवारबाजी की तकनीक में सफलता प्राप्त करने में कितना समय लगता, यह मैं नहीं जानता। युवा गुरु तियान्युन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मैं वास्तव में उनसे प्रभावित हूँ। आपका स्वागत है। आप अपनी सूझबूझ के दम पर ही इस बाधा को पार कर पाए। मैं तो बस जैड को रास्ता दिखाने के लिए ईंटें फेंक रहा था। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। अब लू मिंग ने पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास भी कर लिया था। स्वाभाविक रूप से उसका दृष्टिकोण भी बदल गया था। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने केवल निम्न श्रेणी की काली मार्शल आर्ट तकनीक का ही अभ्यास किया था। हालांकि लू मिंग ने तलवारबाजी की कोई तकनीक नहीं सीखी थी, फिर भी उसने दुनिया देखी थी। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ चालें चली, तो लू मिंग को उसकी कमजोरी और कमियां नजर आ गईं। उसने उसे कुछ अनौपचारिक सुझाव दिए और उसे उम्मीद नहीं थी कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक ही बार में अपनी तलवारबाजी की तकनीक में इतनी महारत हासिल कर लेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, युवा स्वामी तियान्युन की दयालुता के लिए मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने दोबारा सलाम किया, फिर मुड़कर लड़ाई के अखाड़े से बाहर चला गया। ये स्पष्ट था कि उसने हार मान ली थी। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग स्तब्ध रह गए। क्या ये भी काम करता है? तभी सफेद बालों वाला एक बूढ़ा व्यक्ति झटपट लड़ाई के अखाड़े में कूद पड़ा और अपनी मुठियां जोड़कर बोला, मैं शियांग मो हूं, कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन दीजिए। युवा स्वामी तियान्युन। बूढ़े व्यक्ति ने आशा भरी नजरों से लू मिंग की ओर देखा।
लू मिंग कम उम्र का था, लेकिन मार्शल आर्ट के बारे में उसकी समझ आश्चर्यजनक रूप से उच्च थी। अभी अभी उसने उस हटे कट्टे आदमी को कुछ मार्गदर्शन दिया था और उसकी मार्शल आर्ट तकनीक में एक बड़ी सफलता हासिल करने में उसकी मदद की थी। इससे बूढ़े आदमी का दिल जोश से भर गया। वाह, शियांग मू तो बहुत चालाक है। वो मुझसे एक कदम आगे है। धिक्कार है, मुझसे मत लड़ो। अब उसे चुनौती देने की मेरी बारी है। अब तुम्हारी बारी। क्यों? युवा स्वामी तियान्युन भाले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं भी। अगले दौर में लड़ने की मेरी बारी है। यह मेरी बारी है। दर्शक दीर्घा में छठी कक्षा के कुछ महान मार्शल आर्ट विशेषज्ञ वास्तव में इसके लिए आपस में लड़ रहे थे। बाकी लोग अचंभित रह गए। ये लोग लू मिंग को चुनौती देने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत शक्तिशाली था। ऐसी बात तो पहले कभी सुनी ही नहीं गई थी। लू मिंग भी स्तब्ध था, लेकिन इस तरह से उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई भी उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं करेगा। कृपया, लू मिंग ने मुट्ठी बांधकर बूढ़े आदमी से कहा। कृपया मुझे कुछ सुझाव दीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मुठियां जोड़ी और फिर एक लंबी तलवार प्रकट हुई। वूश! तलवार की रोशनी हवा को चीरती हुई लू मिंग की ओर बढ़ी। पहले की तरह ही लू मिंग ने पलटवार करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने अपनी फुर्तीली चालों से वार को चकमा दिया और साथ ही बूढ़े व्यक्ति की तलवारबाजी का अवलोकन भी किया। 30 से अधिक चालों के बाद लू मिंग के आकस्मिक भाले के हमले ने बुजुर्ग के तलवारबाजी कौशल को तोड़ दिया और वह तेजी से पीछे हट गया, ठीक उसी तरह जैसे पहले वो बलवान व्यक्ति पीछे हटा था। लेकिन बूढ़ा आदमी निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने उत्साह और आशा भरी निगाहों से लू मिंग को देखा। लू मिंग ने कुछ देर सोचा, फिर अपने अवलोकन और अपनी समझ के आधार पर उसने बड़े गुरु की तलवारबाजी की कमियों और खामियों को समझाया। ये सुनकर बुजुर्ग ने बड़ी श्रद्धा से इसका आनंद लिया और अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका चेहरा उत्साह से भर उठा और उन्होंने लू मिंग को आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, मैं युवा गुरु तियान्युन को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, सीनियर, लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति संतुष्ट होकर लड़ाई के अखाड़े से नीचे उतर गया। युवा गुरु तियान्युन, मैं आपसे मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। जैसे ही बूढ़ा आदमी मंच से उतरा, एक हट्टा कट्टा आदमी दौड़कर उसके पास आया। मैं करूंगा, अब मेरी बारी है। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो लड़ाई के अखाड़े की ओर दौड़ पड़े। अब मेरी बारी है, नीचे बैठ जाओ, तुम्हें तो यहां से चले जाना चाहिए। दोनों दहाड़ उठे, उनकी जानलेवा मंशा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो कोई भयंकर युद्ध छिड़ने वाला हो। ये आसपास मौजूद भीड़ स्तब्ध रह गई। लू मिंग की भी यही हालत थी। रुको, अगर चुनौती देनी है तो एक एक करके आओ, वरना मैं तुम्हारी चुनौती देने का अधिकार रद्द कर दूंगा। जज चिल्लाया, उसके चेहरे पर अवाक भाव साफ दिख रहा था। उन्होंने कई वर्षों तक डी तियान युद्ध क्षेत्र का प्रबंधन किया था, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना उन्होंने पहली बार किया था। न्यायाधीश महोदय, क्या मैंने ही सबसे पहले चुनौती दी थी? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। बकवास, मैं हूं। दूसरे व्यक्ति ने भी हार नहीं मानी। ठीक है, पहले तुम जाओ, तुम आखिरी हो। जज ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उदास चेहरे से कहा। धन्यवाद, सीनियर, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। दूसरा व्यक्ति थोड़ा अनिच्छुक था और एक तरफ खड़ा हो गया। अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति लड़ाई के अखाड़े में कूद पड़ा और लू मिंग के सामने मुट्ठी जोड़कर सम्मानपूर्वक बोला, युवा गुरु तियान्युन, मैं भी भाला चलाने वाला हूँ, कृपया मुझे सलाह दें। ये कहने के बाद अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हुआ। कृपया, लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसी क्षण अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमी ने अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने लंबे भाले को हिलाया। हवा में 10 से अधिक भाले के आकार के फूल प्रकट हुए और भाले की चमक की किरणें लू मिंग की ओर बढ़ी। लू मिंग ने भी ऐसा ही किया और दर्जनों हमलों से बच निकला। उसने उस अधेड़ उम्र के हटे कट्टे आदमी को अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट तकनीक का प्रदर्शन करने दिया और फिर आसानी से दूसरे पक्ष को हराकर उसकी कमजोरी उजागर कर दी। अधेड़ उम्र का वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बेहद प्रसन्न हुआ और हजारों धन्यवाद देते हुए चला गया। इसके बाद एक और व्यक्ति मंच पर आया और लू मिंग ने कानून के अनुसार उसे काबू में कर लिया। पलक झपकते ही लू मिंग ने लगातार 5 जीत हासिल कर ली। हालांकि लू मिंग की लगातार 5 जीतें बाकियों से बिल्कुल अलग थीं। हर बार जब उनके प्रतिद्वंद्वी हारते थे तो वे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए चले जाते थे। ऐसा लगता है कि तियान्युन के साथ सचमुच कुछ भी हो सकता है। मिंग चेंग ने आह भरी। मिंग फैंग ने सहमति में सिर हिलाया।
लगातार 5 जीत के बाद ये छठी लड़ाई होगी। छठे दौर के लिए एक काफी प्रसिद्ध विशेषज्ञ सीधे मैदान में उतरे। इस विशेषज्ञ ने एक समय दी तियान युद्ध क्षेत्र में लगातार 6 जीत हासिल की थी। जिनके पास ऐतिहासिक युद्ध रिकॉर्ड थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी और वे सीधे हमला कर सकते थे। हालांकि यह व्यक्ति लू मिंग के प्रति बहुत विनम्र था। वह जानता था कि वह लू मिंग के बराबर का नहीं है। उसने लू मिंग से मार्गदर्शन लेने के इरादे से यह बात कही थी। युवा स्वामी तियान्युन, कृपया मुझे सलाह दे। यह व्यक्ति भी बहुत विनम्र था। लू मिंग ने सिर हिलाया। परिणाम को लेकर कोई संदेह नहीं था। लू मिंग ने आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया और उसे कुछ उपयोगी सलाह भी दी। लगातार 6 जीत, लगातार 7 जीत, लगातार 8 जीत। बहुत जल्द ही लू मिंग ने लगातार 10 जीत हासिल कर ली। उन्होंने आसानी से लगातार 10 जीत हासिल की और उन्होंने एक भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई। तियान्युन, तुमने लगातार 10 युद्ध जीते हैं। अगर तुम आगे भी जीतना चाहते हो तो तुम्हें 7वीं श्रेणी के एक महान मार्शल मास्टर को चुनौती देनी होगी। क्या तुम अब भी जीतना चाहते हो? जज ने लू मिंग की ओर देखा और पूछा। जारी रखना। लू मिंग ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। सभी दर्शक उत्सुकता से भरे हुए थे। लू मिंग अपने से एक स्तर ऊपर के प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देकर कितनी उपलब्धियां हासिल कर सकता है? वो लगातार कितनी जीत हासिल कर सकता है? द्वितीयान युद्ध क्षेत्र में किसी साधारण 7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के लिए अपने से एक श्रेणी उच्चतर मार्शल मास्टर को चुनौती देना असंभव था। जो लोग उस स्तर पर जाते थे वे निश्चित रूप से 7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के विशेषज्ञ होते थे। ठीक है। जज ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। क्या कोई 7वीं श्रेणी का महान मार्शल मास्टर तियान्युन को चुनौती दे रहा है? मैं इसे करूंगा। जैसे ही जज ने बोलना समाप्त किया, 30 वर्ष की आयु का एक युवक खड़ा हुआ और फाइटिंग रिंग की ओर चला गया। यांग ताई, तुम मुझ पर सीधे हमला कर सकते हो। जब न्यायाधीश ने इस युवक को देखा तो उन्होंने उसे अपनी शक्ति का परीक्षण नहीं करने दिया। स्पष्टतः यह व्यक्ति द्वितीया के युद्ध क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था और न्यायाधीश की स्वीकृति प्राप्त कर चुका था। तियान्युन, आगे बढ़ो। मैं उन 6ठी श्रेणी के महान मार्शल आर्टिस्टों के बराबर नहीं हूं जो पहले हुआ करते थे। यांग ताई ने लू मिंग को आत्मविश्वास से देखा। कृपया। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। धमाका। यांग ताई ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसके हाथ में मौजूद भाले से एक चकाचौंध भरी रोशनी निकली और वह लू मिंग की ओर बढ़ा। लू मिंग का लंबा भाला कांप उठा। भाले का शरीर कांप उठा और हवा में एक भयानक कंपन पैदा हो गई। एक भयानक आघात तरंग यांग ताई की ओर तेजी से बढ़ी। टकराना। यांग ताई को बिजली की झटकेदार लहर का सामना करना पड़ा और उसका शरीर तोप के गोले की तरह उड़ता हुआ लड़ाई के अखाड़े से बुरी तरह नीचे गिर गया। हाँ, सभी लोग सदमे से हौंफने लगे। एक ही चाल में, सिर्फ एक ही चाल में, बिना किसी मार्शल कौशल का उपयोग किए, भाले के एक झटके मात्र से यांग ताई को युद्ध के मैदान से बाहर फेंक दिया गया। ताकत, अपार ताकत। पहले 10 दौर में लू मिंग बहुत ही विनम्र थे। उन्होंने कुछ ही चालों में अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया और किसी भी प्रकार की शक्तिशाली युद्ध क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया। कुछ लोग तो लू मिंग की क्षमता के बारे में लगभग भूल ही गए थे। अब उसे आखिरकार याद आया कि लू मिंग की युद्ध शक्ति बेहद भयावह थी। यांग ताई ने बड़ी मुश्किल से उठना चाहा। उसने लू मिंग को भयभीत निगाहों से देखा और लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। फिर चुनौती जारी रही। जीत का सिलसिला, एक अजेय जीत का सिलसिला। 1 घंटे से भी कम समय में लू मिंग ने लगातार 7 जीत हासिल कर ली थी। पूरा इलाका उत्साह से भरा हुआ था। एक स्तर पार करते हुए वो पहले ही लगातार 7 बार जीत चुका है। क्या आपको लगता है कि तियान्युन एक स्तर पार करके लगातार 10 बार जीत पाएगा? कहना मुश्किल है। इस समय दी तियान युद्ध क्षेत्र शायद चुप नहीं बैठ पाएगा और एक असली विशेषज्ञ को मैदान में उतारेगा। अब तक दी तियान युद्ध क्षेत्र ने किसी मृत्यु योद्धा को मैदान में नहीं उतारा है। बिल्कुल सही। मेरे विचार से दी तियान युद्ध क्षेत्र अगले दौर के लिए घातक योद्धाओं को भेजेगा। 2 मुख्य प्रकार की चुनौतियां थीं। पहला तरीका था मौके पर ही प्रतिद्वंद्वी का चयन करना। यदि मौके पर कोई चुनौती देने वाला न हो तो द्वितीय युद्ध क्षेत्र एक विशेषज्ञ को भेजेगा। द्वितीय युद्ध क्षेत्र की शक्ति अथाह थी। स्वाभाविक रूप से इसने विशेषज्ञों का एक समूह तैयार किया था। द्वितीय युद्ध क्षेत्र द्वारा भेजे गए विशेषज्ञों को मृत्यु योद्धाओं के रूप में जाना जाता था। नाम से ही पता चलता था कि मृत्यु योद्धा सभी शक्तिशाली और निडर लोग थे। अगर उसने हमला किया तो उसे खून जरूर देखने को मिलेगा। तियान्युन, कृपया एक पल रुकिए, जज ने लू मिंग से कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया।
द्वितीय युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक आलीशान कमरे में एक खिड़की थी, जिससे पूरे द्वितीय युद्ध क्षेत्र का दृश्य देखा जा सकता था। उस समय कुछ बूढ़े लोग देख रहे थे। ये तियान्युन अत्यंत शक्तिशाली है। अब मृत्यु योद्धाओं को भेजने का समय आ गया है। काले वस्त्र पहने बुजुर्गों में से एक ने कहा, हाँ, सही है। हालांकि साधारण डेथ वॉरियर्स तियान्युन का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि हम पहले 18 को जाने दें। अगर 18 नहीं जीत पाता तो हम 17 को जाने देंगे। एक और बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। बाकी बूढ़े लोगों ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने आदेश पारित किया। कुछ ही समय बाद घावों से ढका हुआ एक बेहद लंबा और मजबूत आदमी लड़ाई के अखाड़े में घुस आया। उस हटे कट्टे आदमी के पूरे शरीर में जानलेवा आभा व्याप्त थी। उसकी आंखें किसी जंगली जानवर जैसी थीं। जब उसने लू मिंग को घूरकर देखा, उस व्यक्ति के चेहरे पर 18 शब्द उकेरा गया था। नंबर 18 द्वितीय बैटल एरिना का डेथ फाइटर है। इसके अलावा यह नंबर 18 है। जब दर्शकों ने इस विशालकाय व्यक्ति को देखा तो वे सभी आश्चर्य से विस्मयचकित रह गए। ऐसा कहा जाता है कि केवल अत्यंत शक्तिशाली युद्ध कौशल वाले मृत्यु योद्धा ही अपने चेहरे पर शब्द खुदवाने के योग्य होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीयान युद्ध क्षेत्र में 16 से 20 वर्ष की आयु के 5 सबसे शक्तिशाली 7वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर है। यह 18वां उनमें से एक है। ऐसा लगता है कि द्वितीय युद्ध क्षेत्र में तियान्युन को वास्तव में महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, अगर तियान्युन लगातार 10 जीत हासिल कर लेता तो उसे 90,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल चुकाने पड़ते। द्वितीयान युद्ध क्षेत्र तियान्युन को इतनी आसानी से कैसे जीतने दे सकता था? ये सच है। बहुत बढ़िया। आज मिले 10 आध्यात्मिक क्रिस्टल का बहुत अच्छा उपयोग हुआ। मुझे लगता है जो लोग नहीं आए उन्हें इसका बहुत पछतावा होगा। लू मिंग की निगाहें थोड़ी सी झपकी और उसने 18 की ओर देखा। लू मिंग को दूसरे पक्ष से एक प्रबल घातक आभा का एहसास हो रहा था। द्वितीयान युद्ध क्षेत्र के डेथ वॉरियर्स, आखिरकार ये दिलचस्प होने जा रहा है। लू मिंग के होठों के कोने मुस्कुरा उठे। उसकी आंखों में लड़ने की भावना की झलक दिखाई दी। तियान्युन, तुम्हें सावधान रहना होगा। 18 साल की उम्र में कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। जज ने लू मिंग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के प्रति दयालुता दिखाई और उसे याद दिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, न्यायाधीश ने घोषणा की। गर्जन। जज की घोषणा के साथ ही 18 ने एक भयानक दहाड़ लगाई। हाथ के इशारे से ही एक उल्कापिंड हथौड़ा प्रकट हुआ। उस हथौड़े ने एक डरावनी गर्जना करते हुए लू मिंग की ओर प्रहार किया। उल्कापिंड हथौड़ा एक विचित्र हथियार था। इसे चलाना सीखना बहुत कठिन था, लेकिन एक बार इस पर महारत हासिल हो जाने पर यह अत्यंत शक्तिशाली हो जाता था। उल्कापिंड का हथौड़ा टूटते तारे की तरह था, जो लू मिंग की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि लू मिंग ने वार नहीं टाला। इसके बजाय उसने अपना भाला आगे बढ़ाया। डिंग डिंग, भाले की नोक ने उल्कापिंड के हथौड़े को सटीक रूप से भेद दिया, जिससे एक कान फाड़ देने वाली आवाज उत्पन्न हुई। लंबा भाला बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन उल्कापिंड हथौड़ा पहले से भी अधिक तेज गति से पीछे की ओर उड़ गया। 18वें के उग्र चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वो ऊंची छलांग लगाकर उल्कापिंड के हथौड़े से बच गया। उल्कापिंड का हथौड़ा युद्ध के अखाड़े पर जोर से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। अगर द्वितीयान युद्ध के अखाड़े के विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई नक्काशीदार संरचना न होती तो वो फट जाता। यह 18 संभवतः एक साधारण 8वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के बराबर है। लू मिंग का दिल हिल उठा। हालांकि लू मिंग के सामने एक साधारण 8वीं श्रेणी का महान मार्शल मास्टर कुछ भी नहीं था। भन भन। उसके बाद लू मिंग एक कदम आगे बढ़ा और 18 के सामने भूत की तरह प्रकट हुआ। फिर उसने 18 पर अपना भाला चलाया। धमाका। 18 ने लोहे की जंजीर से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। लू मिंग का भाला सीधे उस पर लगा। उल्कापिंड हथौड़े की तरह वह 100 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरी और फिर जाकर रुकी। वो जीत गया था। तियान्युन जीत गया था। वो साफ सुथरे और सीधे तरीके से जीता था। सभी दर्शक हैरानी से लू मिंग की ओर देखने लगे। उन्हें लू मिंग की जीत पर आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि लू मिंग की इतनी आसानी से जीत देखकर वे चौंक गए। द्वितीय युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर कुछ वृद्ध व्यक्ति चमकती आंखों से देख रहे थे। ये तियान्युन निस्संदेह अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। वो दानवी स्तर का अद्वितीय प्रतिभावान है। उससे एक स्तर ऊपर के अद्वितीय प्रतिभावान ही उससे मुकाबला कर सकते हैं। बाकी किसी के लिए भी उसे रोकना बेहद मुश्किल होगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। हाँ, बिल्कुल सही।
मुझे लगता है कि इस तियान्युन ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अगर 16 भी ऊपर आ जाए तो भी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो क्या उसे लगातार 10 जीत हासिल करने दी जाए? बेशक, यह अच्छी बात है। जब समय आएगा तो हम थोड़ा थोड़ा करके ही बड़ा मुनाफा कमाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर 17 और 16 को ऊपर जाने दो। बुजुर्ग न केवल नाखुश नहीं थे, बल्कि उनके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। इसके बाद एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके चेहरे पर 17 वर्ष के लड़के की आकृति उकेरी गई थी। वो भी लू मिंग का मुकाबला नहीं कर सका। लगातार 9 जीत के बाद 20 वर्ष की एक लड़की मंच पर आई। उसके चेहरे पर 16 शब्द खुदा हुआ था। इस महिला की ताकत पिछली 17 और 18 महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक थी। वो वास्तव में बल का अर्थ समझ चुकी थी। दुर्भाग्यवश वो अभी भी यांग ज़ेतियान से बहुत दूर था। वो लू मिंग का मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ था। लू मिंग की अग्नि शक्ति का विस्फोट हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा दिया। लगातार 10 जीत। लू मिंग ने अपने से एक स्तर ऊंचे प्रतिद्वंद्वी को चुनौती दी थी और लगातार 10 जीत हासिल की थी। नियमों के अनुसार उसे इनाम के तौर पर 90,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल मिल सकते थे। तियान्युन, क्या तुम चुनौती जारी रखना चाहते हो? जज ने लू मिंग की ओर देखा और पूछा। उस क्षण सबकी निगाहें लू मिंग पर टिकी थी। उनकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। अगर वो चुनौती देना जारी रखता है तो उसे 2 स्तर पार करने होंगे। हालांकि अपने से उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लगातार 10 जीत हासिल करना दुर्लभ था, फिर भी कभी कभार ऐसा हो ही जाता था। हालांकि ऐसे बहुत कम लोग थे जो 2 स्तरों को पार करके उन्हें हरा सके। अपने से 2 स्तर ऊंचे स्तर की लड़ाई में उसे एक जीत के लिए 1 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलते और हर जीत के लिए उसे अतिरिक्त 1 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल मिलते। ये कितना लुभावना था। हालांकि इसे प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। चिलचिलाती धूप के वर्तमान 6 नायक सभी प्रतिभाशाली थे जिन्होंने अपने से 2 स्तर ऊपर के प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती दी और जीत हासिल की। 6 नायकों में से 5 ने 2 स्तरों पर लगातार 4 जीत हासिल की थी। 6 नायकों के नेता कियू चांग कोंग, जो 10 दिशाओं वाली तलवारबाजी स्कूल के अद्वितीय प्रतिभाशाली छात्र थे, ने ही 2 स्तरों पर लगातार 7 जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था। ये जलते सूरज साम्राज्य की पिछले 100 वर्षों की सर्वोच्च उपलब्धि भी थी। क्या तियान्युन इसे स्वीकार करेगा? मैं इस चुनौती को जारी रखने का विकल्प चुनता हूं। लू मिंग ने बिना किसी झिझक के कहा। 90,000 क्रिस्टल लगातार 10 जीत के लिए बहुत कम थे। 2 स्तरों को पार करना लू मिंग का लक्ष्य था। वो पुरस्कारों से आकर्षित था और वो इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। वूश! वहां चारों ओर अफरा तफरी मच गई क्योंकि सभी लोग उत्साहित हो गए थे। तियान्युन चुनौती जारी रखने के लिए सहमत हो गई थी। देखने लायक एक शानदार मुकाबला होने वाला था। 2 स्तर ऊपर की चुनौती देखना आम बात नहीं थी। लू मिंग की सहमति देखकर जज ने मुस्कुराते हुए कहा, तियान्युन, हमें अपने से 2 स्तर ऊपर की चुनौती के लिए लोगों की व्यवस्था करनी होगी। हम इसे तुरंत शुरू नहीं कर सकते। इसमें 3 दिन लगेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? 3 दिन बाद लू मिंग चौंक गया। फिर उसने सहमति में सिर हिलाया। ड्रैगन सम्राट के असंख्य मार्ग, ठीक है, हम 3 दिन बाद चुनौती जारी रखेंगे। जज के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ गई और उन्होंने मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। सभी को नमस्कार। परसों डिटेन नीलामी घर द्वारा हर 6 महीने में आयोजित होने वाली भव्य नीलामी है। मुझे आशा है कि आप सभी इसमें शामिल हो सकेंगे। आज की चुनौतियां यहीं समाप्त होती हैं। एक नीलामी। लू मिंग अचंभित रह गया और उसने रुचि का भाव दिखाया। फिर वो फाइटिंग रिंग में चला गया। बड़े भाई तियान्युन, मैं आपका और भी अधिक प्रशंसक होता जा रहा हूं। 3 दिनों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जब वो समय आएगा तो आप चिलचिलाती धूप के 6 नायकों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और आपका नाम पूरे चिलचिलाती धूप के साम्राज्य में गूंज उठेगा। जैसे ही वो लड़ाई के अखाड़े से बाहर निकला, मिंग फैंग बेसब्री से दौड़कर उसके पास गया और उत्तेजित होकर बोला। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। 6 नायकों में से अन्य 5 ने 2 स्तरों पर लगातार 4 जीत हासिल की थी, जबकि कियू चांग कोंग ने 2 स्तरों पर लगातार 7 जीत हासिल की थी। क्या वो सफलता हासिल कर पाएगा? सच कहें तो लू मिंग को भरोसा नहीं था। कभी कभी यह भाग्य पर भी निर्भर करता था। यदि कोई 2 स्तर ऊपर होता और उसका सामना चिलचिलाती धूप के 6 नायकों के स्तर के प्रतिभाशाली लोगों से होता तो जीतना मुश्किल हो जाता। लू मिंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे तीनों अखाड़े से बाहर निकले और जनरल स्टार हॉल की ओर चल पड़े। बड़े भाई तियान्युन, डीआई तियान की नीलामी परसों होगी। क्या आप जाना चाहेंगे?
मिंग फैंग ने पूछा। बेशक मैं जा रहा हूँ, लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलिए साथ चलते हैं, मैं अपनी बहन को फोन कर देती हूँ, मिंग फैंग ने कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मिंग चेंग, मिंग फैंग, तुम लोग पहले वापस जाओ, मुझे अभी कुछ काम करना है। ठीक है, मिंग चेंग और मिंग फैंग ने सिर हिलाया और जनरल स्टार हॉल में लौट गए। लू मिंग बाजार की ओर चल पड़ा। डिटेन नीलामी को डिटेन युद्ध क्षेत्र के सहायक व्यवसायों में से एक माना जा सकता है। यह अक्सर आयोजित नहीं होती थी और आमतौर पर हर 6 महीने में एक बार होती थी। हालांकि हर बार कई अनमोल खजाने सामने आते थे। लू मिंग भी काफी आकर्षित हुआ। हालांकि उसके पास अब 2 लाख से भी कम आध्यात्मिक क्रिस्टल थे, जो बहुत कम थे। अगर उसे कोई मनपसंद खजाना मिल जाता और उसे खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं होते, तो वो खून की उल्टी कर देता। इसलिए लू मिंग ने अपने पास मौजूद सभी तरह की छोटी मोटी चीजें बेचने की योजना बनाई। उसके पास हर तरह की लोहार सामग्री, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, गोलियां, आध्यात्मिक हथियार और अनेक साधना विधियां और मार्शल आर्ट तकनीकें थीं। ये सब पहाड़ों की तरह ढेर हो गए थे और लू मिंग को इनकी कोई जरूरत नहीं थी। उसने उन सभी को बेचने की योजना बनाई थी। बाजार पहुंचने के बाद लू मिंग प्रत्येक दुकान में गया और कुछ सामान बेच दिया। 3 घंटे बाद लू मिंग ने सभी सामान बेच दिए थे। उसने उन चीजों को कुल मिलाकर 3 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल में बेच दिया था। उसके पास पहले से मौजूद आध्यात्मिक क्रिस्टलों के अतिरिक्त उसके पास लगभग 5 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। 5 लाख युआन काफी होने चाहिए। उसके बाद लू मिंग छात्रावास लौट गया। अगले दिन शाही राजधानी में एक खबर तेजी से फैल गई। जनरल स्टोर्स हॉल, तियान्युन की अद्वितीय प्रतिभा डिटेन युद्ध क्षेत्र में अपने से 2 स्तर ऊपर के व्यक्ति को चुनौती देगी। उसे 6 प्रचंड सूर्य नायकों का रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीद है। ये खबर फैलते ही जबरदस्त हंगामा मच गया। चिलचिलाती धूप के 6 नायकों के रिकॉर्ड को चुनौती देना पिछले कुछ वर्षों में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। असंख्य लोग चर्चा कर रहे थे और अनुमान लगा रहे थे। स्वाभाविक रूप से लू मिंग ने भी यह खबर सुन ली थी। लू मिंग के दिमाग में सबसे पहले डिटेन युद्ध क्षेत्र का ख्याल आया। ये खबर निश्चित रूप से डी तियान युद्ध क्षेत्र द्वारा जारी की गई थी। इसके पीछे 3 दिन बाद होने वाले युद्ध को देखने के लिए अधिक लोगों को आमंत्रित करने के अलावा कोई और कारण नहीं था। उस स्थिति में डिटेन युद्ध क्षेत्र कितने आध्यात्मिक क्रिस्टल अर्जित कर सकता है? लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। ये डी तियान युद्ध क्षेत्र पैसे कमाने के अवसरों का फायदा उठाने में बहुत माहिर था। हालांकि लू मिंग को इसकी परवाह नहीं थी। दिन जल्दी से बीत गया। अगले दिन लू मिंग, मिंग चेन, मिंग फैंग और मिंग जू डिटेन नीलामी घर की ओर रवाना हुए। डिटेन नीलामी घर डिटेन युद्ध क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं था। युवा स्वामी तियान्युन, आप एक विशिष्ट अतिथि है, कृपया मेरे साथ अतिथि कक्ष में आइए। जैसे ही लू मिंग का 4 लोगों का समूह डिटेन नीलामी घर पहुंचा, एक अतुलनीय रूप से सुंदर युवती ने उनका स्वागत किया। वीआईपी कमरा। वे चारों स्तब्ध रह गए। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अंदाजा लगाया कि यह सब दितियान मार्शल आर्ट अखाड़े की करतूत है। जाहिर है वो इसे नकार नहीं सकता था। वे चारों उस युवती के पीछे पीछे गए और एक वीआईपी कमरे में पहुंचे। डिटेन नीलामी घर को 2 भागों में बांटा गया था। एक मुख्य हॉल था, जहां आम बोली लगाने वाले बैठते थे। मुख्य हॉल के ऊपर दूसरी मंजिल पर मुख्य हॉल के चारों ओर विशिष्ट अतिथियों के लिए कमरे थे। वीआईपी कमरे का वातावरण सुरुचिपूर्ण था और वहां चाय, फल और नाश्ता उपलब्ध थे। यह आरामदायक और शांत था। वीआईपी कमरे में प्रवेश करने वाले लोग उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करते थे। वे चारों वीआईपी कमरा नंबर 7 में दाखिल हुए। वे वीआईपी कमरे में बैठ गए और शीशे से बाहर देखने लगे। हॉल में कम से कम 50,000 लोग मौजूद थे। इसके अलावा लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। कितने लोग? मिंग फैंग ने उत्साह से बाहर की ओर देखा। बाद में मिलने वाला खजाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। भले ही हम उसे खरीदने में सक्षम न हो, फिर भी अपने ज्ञान का दायरा बढ़ाना अच्छा है, मिंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जटिल भावों से लू मिंग की ओर देखा। वह जानती थी कि अगर लू मिंग न होता तो वे तीनों वीआईपी कमरे में प्रवेश करने के योग्य कैसे होते। 6 महीने पहले भी वो यहां आई थी, लेकिन सिर्फ हॉल में। कुछ देर बाद सफेद चोगा पहने एक बूढ़ा आदमी हॉल के सामने बने ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं दूजी, इस नीलामी का आयोजक हूं। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। अब नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होगी। सबसे पहले आइए आज की पहली वस्तु को बाहर लाते हैं।
सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने स्पष्ट स्वर में कहा। फिर सुडौल शरीर वाली एक खूबसूरत महिला एक जैड की थाली लेकर आई। जैड की थाली पर लाल धातु का एक टुकड़ा रखा हुआ था। सभी लोग, मुझे यकीन है कि आप पहले ही देख चुके हैं कि यह रेड रॉक स्पिरिट आयरन का एक टुकड़ा है, जो लेवल 4 आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। शुरुआती कीमत 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल है और प्रत्येक वृद्धि कम से कम 1,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल की होनी चाहिए। डू जी ने घोषणा की। 10,000 क्रिस्टल, बहुत महंगे। मिंग फैंग मन ही मन अवाक रह गया। यह एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग चौथे स्तर के आध्यात्मिक हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए जाहिर है कि यह महंगी है। मिंगजू ने कहा। जैसे ही दूजी की आवाज बंद हुई, तुरंत किसी ने बोली लगा दी। मैंने 11,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल की बोली लगाई। मैं 12,000 रुपये दूंगा। धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़कर $22,000 हो गई और इसे एक बूढ़े व्यक्ति ने खरीद लिया। अगला आइटम है अमृत की बोतल, जो ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के लिए बहुत उपयोगी है। इसकी शुरुआती कीमत 800 आध्यात्मिक क्रिस्टल है और प्रत्येक बोली कम से कम 100 आध्यात्मिक क्रिस्टल की होनी चाहिए। फिर ये दूसरी वस्तु थी। हर वस्तु पहली वस्तु जितनी महंगी होना असंभव था, जिसकी कीमत हजारों आध्यात्मिक क्रिस्टल थी। मार्शल आर्ट के ग्रैंडमास्टर स्तर से नीचे के बहुत कम योद्धा इसे खरीद सकते थे। मैं 1,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल दूंगा। मैंने $1,100 की बोली लगाई। जल्द ही मार्शल आर्ट के कई महान उस्तादों ने बोली लगाना शुरू कर दिया। लू मिंग चाय की चुस्की लेते हुए देख रहा था। लू मिंग को उन गोलियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो मार्शल ग्रैंडमास्टर की साधना को बढ़ा सकती थी। इस तरह की गोली का असर आम मार्शल आर्टिस्टों पर तो कुछ हद तक होता, लेकिन उन पर इसका असर बहुत कम था। ये याव कोर खरीदकर उन्हें परिष्कृत करने की तुलना में कहीं कम प्रभावी था। हालांकि दूसरों के लिए यह अलग था। उनके पास आत्मा भक्षण करने वाली वंश परंपरा जैसी कोई असाधारण वंश परंपरा नहीं थी। उनके लिए ऐसे अमृत का होना बहुत दुर्लभ था जो उनकी साधना शक्ति को बढ़ा सके। जल्द ही उस अमृत की कीमत बढ़ाकर 2,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल कर दी गई। $2,100। मिंगजू ने भी बोली लगाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में लालसा का भाव झलक रहा था। $2,200। हालांकि किसी ने तुरंत इसे जोड़ दिया। $2,300, $2,500। कीमत में लगातार वृद्धि होती रही। मिंगजू ने आह भरी। ये कीमत उसके लिए बहुत अधिक थी और वो असहाय होकर हार मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। $3,000। अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी और पूरे स्थान पर फैल गई। मिंगजू ये देखकर दंग रह गई क्योंकि वो आवाज लू मिंग की थी। क्या लू मिंग की नजर गोलियों की इस बोतल पर थी? क्योंकि लू मिंग ने बोली लगाई थी, इसलिए मिंगजू बोली नहीं लगाएगा। 3,100। हॉल में मौजूद कोई व्यक्ति बोली लगाना जारी रखे हुए था। $4,000। लू मिंग मुस्कुराया और बोली बढ़ाकर 4,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल कर दी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लू मिंग ने बिना किसी झिझक के बोली लगाई और एक ही बार में 900 आध्यात्मिक क्रिस्टल जोड़ दिए। ये स्पष्ट था कि वह जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मिंगजू, मिंग चेंग और मिंग फैंग भी थोड़े हैरान थे। हालांकि गोलियों की यह बोतल अच्छी थी, लेकिन ये केवल ग्रैंड मार्शल मास्टर के निचले स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के लिए ही अधिक प्रभावी थी। लू मिंग की साधना के स्तर को देखते हुए यह उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लू मिंग को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों थी। क्या और भी बोलियां हैं? डू जी ने पूछा। किसी ने बोली नहीं लगाए। उसके बाद डू जी ने 3 बार पूछा, लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाए। गोलियों की यह बोतल स्वाभाविक रूप से लू मिंग की थी। कुछ देर बाद एक खूबसूरत युवती गोलियां लेकर अंदर आई। लू मिंग ने 4,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाले और उसे सौंप दिए। मिंगजू, ये गोलियों की बोतल तुम्हारे लिए है। लू मिंग ने गोली ली और उसे मिंगजू को दे दी। इसे मुझे दे दो। मिंगजू स्तब्ध रह गया। बगल में खड़े मिंग चेंग और मिंग फैंग भी थोड़े हैरान थे। लू मिंग ने जिस गोली के लिए पहले बोली लगाई थी, वो मिंगजू के लिए थी। मैंने अभी देखा कि तुम्हें ये चाहिए था, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीद लिया। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, मैं इतनी कीमती गोली नहीं ले सकता। हालांकि मिंगजू बहुत उत्सुक थी, फिर भी उसने इनकार कर दिया। स्वागत है, ये तो बस गोलियों की एक बोतल है, लू मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन, इसे स्वीकार कर लो। बड़े भाई तियान्यून के नेक इरादों को तुम व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। मिंग फैंग ने पल की ओर देखते हुए पलकें झपकाईं और हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी मुस्कान थी। जी हाँ, दूसरी बहन, तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
मिंग चेंग एक धूर्त लोमड़ी की तरह मुस्कुराया। मिंगजू का चेहरा अचानक लाल हो गया। पता नहीं वो क्या सोच रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए थे और उसकी आवाज मच्छर की तरह धीमी थी। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे स्वामी तियान्यून। इतना कहकर उसने लू मिंग के हाथों से बोतल ले ली। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। बगल में खड़े मिंग चेंग और मिंग फैंग मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने लू मिंग और फिर मिंगजू की ओर देखा। वे बीच बीच में सिर हिलाते रहे। आप किस पर हंस रहे हो? लू मिंग उन दोनों को अवाक होकर देखता रहा। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसे मोती चाहिए, इसलिए उसने उसे खरीद लिया। इसकी कीमत ज्यादा आध्यात्मिक क्रिस्टल नहीं थी। यह मोती द्वारा जनरल स्टार हॉल में प्रवेश के समय दी गई मदद के लिए धन्यवाद का एक तरीका था। नीलामी जारी रही। एक के बाद एक वस्तु की नीलामी होती रही। इनमें से कुछ बेहद दुर्लभ थे और इनकी कीमत हजारों क्रिस्टल तक पहुंच गई थी। कुछ की कीमत केवल कुछ 100 क्रिस्टल ही थी। हालांकि लू मिंग थोड़ा निराश था। ये चीजें उसके किसी काम की नहीं थी और उसे इनमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। जहां तक मिंग शहर और मिंग फैंग की बात है, उनकी नजर कुछ संपत्तियों पर थी और उन्होंने बोली में भाग लिया। देखते ही देखते 100 से अधिक वस्तुएं अलग अलग लोगों के हाथों में पहुंच गईं। अगली वस्तु इस नीलामी की आखिरी वस्तु है। बेशक ये सबसे कीमती भी है। इसी क्षण दूजी ने जोर से कहा, अब अंतिम वस्तु की नीलामी का समय आ गया है। घटनास्थल का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। हर नीलामी में एक अंतिम वस्तु होती थी और वे सभी बेहद दुर्लभ खजाने होते थे। लू मिंग को थोड़ी दिलचस्पी थी। दूजी ने देखा कि माहौल खुशनुमा हो गया है और उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने ताली बजाई और एक युवती जैड की थाली लेकर उनके पास आई। जैड की थाली सुनहरे रेशमी कपड़े से ढकी हुई थी, इसलिए यह देखना असंभव था कि उसके अंदर क्या था। आपको इस खजाने का उपयोग जानना होगा। सर्वविदित है कि मार्शल आर्ट के अभ्यास में यद्यपि शारीरिक शक्ति आधार नहीं है, फिर भी यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक मार्ग है। मजबूत शारीरिक शक्ति वाले व्यक्ति में न केवल प्रबल ऊर्जा और अद्भुत पुनर्प्राप्ति क्षमता होती है, बल्कि यह मार्शल आर्टिस्ट की युद्ध शक्ति को भी काफी हद तक बढ़ा सकती है। इसके अलावा भी इसके कई अन्य अद्भुत उपयोग हैं। दूजी ने भौतिक शरीर के उपयोगों की व्याख्या करना शुरू किया। क्या ये कोई ऐसा खजाना हो सकता है जो शारीरिक विकास में मदद कर सके? लू मिंग की दिलचस्पी तुरंत जागृत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों के चेहरे पर भी उम्मीद के भाव दिखाई दिए। दूजी मुस्कुराया और आगे बोला, हालांकि अपने शरीर को प्रशिक्षित करना बेहद मुश्किल है। अगर आप साधना तकनीकों पर निर्भर रहकर धीरे धीरे प्रशिक्षण करेंगे तो गति बहुत धीमी होगी, साथ ही इसमें बहुत ऊर्जा भी खर्च होगी। हालांकि इसके आसान तरीके भी हैं। दुनिया में कई ऐसे खजाने मौजूद हैं जो शरीर को तेजी से मजबूत बना सकते हैं और कम समय में उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं। कुछ खजाने शक्तिशाली होते हैं और कुछ कमजोर, और उनके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। दूजी को कोई जल्दी नहीं थी और उसने धीरे धीरे समझाया, लेकिन बाकी लोग अपने गुस्से को अंदर दबाए हुए थे और तुरंत चिल्ला उठे। ये किस तरह का खजाना है? मुझे क्यों नहीं बताते? हाँ, बिल्कुल सही। यह क्या है? इसे खोलकर देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको जवाब मिल जाएगा। विश्व के सभी खजानों में से वो कौन सा खजाना है जिसका शारीरिक शरीर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? शारीरिक शरीर के लिए सबसे प्रभावी खजाना किस प्रकार का होता है? जाहिर है, ये स्वाभाविक रूप से जन्मजात मूल तरल पदार्थ ही होता है। क्यों? कहीं आपके पास जन्मजात मूल तरल पदार्थ तो नहीं है? एक आवाज कुछ अविश्वास के साथ सुनाई दी। अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ लोग चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने चुपचाप सिर हिलाया। क्या यह जन्मजात मूल तरल पदार्थ था? ये कैसे संभव हुआ? ऐसा कहा जाता था कि जन्मजात मूल तरल पदार्थ एक ऐसा खजाना था जो लाखों वर्षों के बाद ही बन सकता था। कई ऐसे सहज मूल तरल पदार्थ भी थे जो दुनिया की रचना के समय ही अस्तित्व में आए थे। ये शरीर के लिए बेहद फायदेमंद था और दुनिया में नंबर 1 के रूप में जाना जाता था। बेशक मूल तरल पदार्थ में भी कुछ अंतर थे। विभिन्न प्रभावों के आधार पर इसे 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी। हालांकि निम्न श्रेणी का आदिम मूल का तरल पदार्थ भी दुनिया में एक दुर्लभ खजाना और अत्यंत मूल्यवान था। लू मिंग को उस समय जो अग्नि तत्व का दूध प्राप्त हुआ था, वो शरीर को मजबूत तो कर सकता था, लेकिन जन्मजात मूल तरल पदार्थ की तुलना में वो कुछ भी नहीं था। हाँ, मेरे दोस्त, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। ये खजाना असल में प्राकृतिक तरल पदार्थ है। दूजी हाँ हंस पड़ी।
क्या? इस बार तो बात ही कुछ और थी। पूरा इलाका हंगामे में डूब गया था। ये वास्तव में एक सहज मूल तरल पदार्थ था जो सभी की अपेक्षाओं से परे था। ये कैसे संभव है? ये वास्तव में आदिम मूल तरल पदार्थ है। इसे हासिल करो, मुझे इसे हासिल करना ही होगा। असंख्य लोग दहाड़ रहे थे, उनकी आंखों में आग सी जल रही थी। वे ऊंचे चबूतरे पर खड़ी युवती के हाथों में रखी ट्रे को देख रहे थे और कामना कर रहे थे कि काश वे उसे अपने लिए ले पाते। अतिथि कक्ष संख्या 7 में लू मिंग की आंखों में जुनून की आग जल रही थी। मिंग परिवार के तीनों भाई बहन इतने हैरान थे कि उनके मुंह खुले रह गए। डू जी भीड़ की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे। भीड़ जितनी अधिक उत्साहित होगी, बाद में पुरस्कार राशि उतनी ही अधिक होगी। डू जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे हल्के से दबाते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। वहां पल भर में सन्नाटा छा गया। हालांकि यह खजाना सहज स्टॉक समाधान है, लेकिन ये केवल निम्न श्रेणी का सहज स्टॉक समाधान है और इसकी मात्रा बहुत कम है। डू जी ने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। निम्न स्तर का होना तो स्वाभाविक ही था। धधकते सूरज के साम्राज्य में ये भला कैसे प्रकट हो सकता था? और अगर प्रकट भी हो जाता तो बहुत कम लोग इसे खरीद पाते। इसी क्षण डू जी ने हाथ बढ़ाकर ट्रे पर लगी जाली को हटाया, जिससे एक लाल पत्थर की गेंद दिखाई दी। क्या यही मूल सहज तरल पदार्थ है? सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। इस पत्थर की गेंद में मूल तरल पदार्थ समाहित है। ये बहुत कम है, केवल 9 बूंदें। डू जी ने मुस्कुराते हुए समझाया। 9 बूंदें, बस इतना ही काफी है। किसी ने कुछ बुदबुदाया। दूसरी ओर कुछ लोग उत्साहित नजर आ रहे थे। वह प्राकृतिक मूल तरल पदार्थ बहुत कीमती था। अगर उसकी मात्रा बहुत अधिक होती तो बहुत कम लोग उसे खरीद पाते, लेकिन अगर उसकी सिर्फ 9 बूंदें ही होती तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। इसके अलावा भले ही केवल 9 बूंदें ही क्यों न हो, इसका प्रभाव फिर भी बहुत ही चौंकाने वाला था। 9 बूंदें आदिम उत्पत्ति के तरल की। मुझे वो चाहिए। लू मिंग ने पत्थर की गेंद को देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। उसका शरीर लंबे समय से दूसरे स्तर पर ही अटका हुआ था और उससे आगे नहीं बढ़ पाया था। जैसे ही उसे जन्मजात उत्पत्ति के 9 बूंद तरल पदार्थ मिल जाते, उसका शरीर निश्चित रूप से तेजी से प्रगति करता। उसके लिए तीसरे स्तर तक पहुंचना आसान हो जाता। अगर ऐसा होता तो उसकी युद्ध क्षमता में भारी वृद्धि हो जाती। ब्रिटेन युद्ध क्षेत्र के वरिष्ठों ने आदिम उत्पत्ति के तरल की 9 बूंदों का अध्ययन किया है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, अब बोली शुरू होगी। आदिम उत्पत्ति के तरल की प्रत्येक बूंद की प्रारंभिक कीमत 10,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल है। 9 बूंदों के लिए प्रारंभिक कीमत 90,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल होगी। प्रत्येक वृद्धि 5,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल से कम नहीं होनी चाहिए। डू जी ने घोषणा की। हाँ हाँ, कई लोग हौंफने लगे और निराश दिखने लगे। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी कीमत सुनकर वह हैरान रह गया। 90,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल। लोगों का अधिकांश क्रोध शांत हो गया। 1,00,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल। हालांकि कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन हर कोई इसे वहन नहीं कर सकता था। तभी वीआईपी कमरों में से एक से किसी ने बोली लगाने की घोषणा कर दी। अतिथि कक्ष संख्या 3 से आ रही आवाज से वो बहुत युवा प्रतीत हो रहा था। 1,10,000। फिर अतिथि कक्ष संख्या 9 से एक बुजुर्ग की आवाज आई। 1,20,000। हॉल में अचानक एक आवाज गूंजी। सबने उधर देखा तो एक लंबा चौड़ा और मजबूत आदमी नजर आया। 1,50,000। अतिथि कक्ष संख्या 3 में युवा आवाज सुनाई दी, लेकिन वो थोड़ी ठंडी थी। 1,60,000। इसके तुरंत बाद वीआईपी कमरा नंबर 9 के बोलीदाता ने भी ऐसा ही किया। हॉल में हटे कट्टे आदमी की आंखें ऊंचे चबूतरे पर रखी पत्थर की गेंद को घूरते हुए झपक रही थी। उसकी आंखों में अनिच्छा झलक रही थी, लेकिन अंत में उसने एक लंबी आह भरी और बोली लगाने से पीछे हट गया। 160,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल उनकी सारी संपत्ति से कहीं अधिक थे। उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। 1,70,000। वीआईपी कमरा नंबर 3 में बोली लगाने वाले ने बोली की राशि बढ़ाना जारी रखा। 1,80,000। अतिथि कक्ष संख्या 9 ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। इस समय लू मिंग ने कोई बोली नहीं लगाई। अभी ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह बाद में बोली लगा लेगा। बात एक ही थी। विशेष अतिथि कक्ष संख्या 3 और विशेष अतिथि कक्ष संख्या 9 के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। देखते ही देखते उस खास पेय की कीमत बढ़कर 2,50,000 के उच्च स्तर पर पहुंच गई। इस समय अतिथि कक्ष संख्या 3 से आने वाली आवाज अत्यंत ठंडी थी। इस समय अतिथि कक्ष संख्या 3 में 5 युवक बैठे थे।
हालांकि उन पांचों युवकों के चेहरे के भाव अच्छे नहीं थे। ये बूढ़ा कहां से आ गया? खजाने के लिए बड़े भाई क्यूमिंग से प्रतिस्पर्धा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो तो सचमुच मौत को दावत दे रहा है। थोड़े पीले चेहरे वाले एक युवक ने जानलेवा इरादे से कहा। हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि उसे पता नहीं है कि हम 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के शिष्य हैं। दूसरे व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। उन 5 लोगों में से बीच में बैठा व्यक्ति नीले रंग का चोला पहने एक सुंदर युवक था। उसके चेहरे पर बहुत ही भावहीनता थी। भौहें चढ़ाते हुए उसने वीआईपी कक्ष संख्या 9 की ओर देखा और कहा, वरिष्ठ, मैं क्यूमिंग हूँ, 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय का शिष्य। ये 9 बूंदें मेरे लिए बहुत उपयोगी है। आशा है आप इन्हें मुझे दे देंगे। उसके शब्द तो बहुत विनम्र थे, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। अतिथि कक्ष संख्या 3 से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फैल रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक धमकी थी। 10 दिशाओं वाले तलवार विद्यालय का एक शिष्य। हॉल में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे और उनकी आंखों में भय झलक रहा था। क्या वो 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय के क्यू परिवार का सदस्य है? 9वें वीआईपी कमरे से एक बूढ़ी आवाज आई। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लेकिन वो डरा हुआ लग रहा था। इतना खराब भी नहीं, क्यूमिंग ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। भूल जाओ, मैं आदिम उत्पत्ति के इस तरल की 9 बूंदें तुम नौजवानों को दे दूंगा। अतिथि कक्ष संख्या 9 में बैठा बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा और अंत में आह भरी। 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय धधकते सूरज साम्राज्य में एक विशाल शक्ति थी और बहुत कम लोग उन्हें नाराज करने की हिम्मत करते थे। बूढ़े आदमी के जाने पर क्यूमिंग मुस्कुराया। 2,50,000, 2,50,000, क्या कोई इससे अधिक बोली लगा सकता है? डू जी ने चारों ओर देखा और पूछा, ये जन्मजात मूल द्रव है। ये दुनिया में बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि चिलचिलाती धूप वाले साम्राज्य में भी शरीर पर इसका प्रभाव अत्यंत अद्भुत है। अगर आज हम इसे चूक गए तो कौन जाने कब दूसरा मौका मिलेगा। 250,000, क्या इससे अधिक की बोली लग सकती है? डू जी ने उसे लुभाने की पूरी कोशिश की। क्यूमिंग के अभी के प्रदर्शन ने उसे बहुत असंतुष्ट कर दिया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपने गुस्से को खुलकर चिल्लाकर व्यक्त किया। ये बूढ़ा आदमी, क्यूमिंग ने दांत पीसते हुए दुआ जी को गुस्से से घूरा। अगर नजरें मार सकती तो दुआ जी छलनी की तरह छलनी से छलनी हो जाता। 3 लाख। इसी क्षण अचानक एक स्पष्ट आवाज गूंजी और पूरे स्थान पर फैल गई, जिससे सभी के दिल कांप उठे। किसी ने बोली लगाई। ये जानते हुए भी कि वो 10 दिशाओं के तलवार स्कूल का शिष्य था, उसने फिर भी बोली लगाने का साहस किया। वो कौन था? सबकी निगाहें तुरंत 7वें वीआईपी कमरे की ओर मुड़ गईं। जी हाँ, अभी बोली लगाने वाला लू मिंग ही था। इसके अलावा उन्होंने एक ही बार में बोली को 50,000 से बढ़ा दिया, जिससे कीमत 3 लाख तक पहुंच गई। 3 लाख, ठीक है। मेरा ये दोस्त 3 लाख की बोली लगा रहा है। क्या कोई 3 लाख से अधिक की बोली लगा सकता है? दू जी ने ये घोषणा करते हुए अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की। टकराना। अतिथि कक्ष संख्या 3 में क्यूमिंग ने मेज पर अपना हाथ पटका और उसे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसका चेहरा बेहद गुस्से से लाल था। यह अंधा बदमाश कहां से आ गया? इसे अच्छी तरह पता है कि हम 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के शिष्य हैं, फिर भी यह चुनौती देने की हिम्मत करता है। क्या यह मौत को दावत दे रहा है? पीले चेहरे वाले उस युवक ने दहाड़ मारी और उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। मैंने 3 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल की बोली लगाई है। क्या आप एक और बोली लगाने जा रहे हैं? लू मिंग ने अपने होंठ सिकोड़कर उदासीनता से कहा, तुम तो मौत को बुला रहे हो। अंततः क्यूमिंग का वश से भेद नहीं खुला और वो चिल्लाया, बच्चे, मैं तुझे अपनी बोली वापस लेने के लिए 5 सांसें देता हूं, अन्यथा मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तेरी मृत्यु भयानक हो। अगर आपके पास पैसे हैं तो भुगतान करें। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यहां बैठकर क्यों बकवास कर रहे हैं? दफा हो जाओ। ये लू मिंग की प्रतिक्रिया थी। ये कठोर और दबंग थी। नीलामी हॉल में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ये रहस्यमय व्यक्ति वास्तव में इतना दबंग था कि उसने 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल को चले जाने का आदेश दे दिया। आप क्यूमिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। एक शक्तिशाली आभा फैल गई और 7वें अतिथि कक्ष को घेर लिया। बदमाश, मैं अब तुझे जान से मार डालूंगा, क्यूमिंग दहाड़ा। आप कोशिश कर सकते हैं, लू मिंग ने कड़ा जवाब दिया। दूसरे पक्ष की साधना 8वें दर्जे के ग्रैंडमास्टर स्तर की थी और वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन लू मिंग को किस बात का डर था? मरना। क्यूमिंग दहाड़ते हुए वीआईपी कमरे से बाहर निकल गया और वीआईपी कमरा नंबर 3 की ओर चल पड़ा। बेशर्म,
अचानक दू जी ने जोरदार दहाड़ लगाई और एक अत्यंत भयानक आभा फूट पड़ी, जिसने कियूमिंग को पहाड़ की तरह जकड़ लिया। कियूमिंग का शरीर कांप उठा और वो हिल भी नहीं सका। यह एक मार्शल आर्ट्स ग्रैंडमास्टर की आभा थी। सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने दयालु दिखने वाले दू जी मार्शल आर्ट्स के ग्रैंडमास्टर होंगे। बूढ़े आदमी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मौत की तलाश में हो? मैं 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल का शिष्य हूँ। कियूमिंग दहाड़ा, ये 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय की घटिया हरकतें क्या है? सम्राट आकाश नीलामी घर में गड़बड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मार डालो। डू जी चिल्लाया। मार डालो शब्द में असीम हत्या का इरादा समाहित था। कियूमिंग कांप उठा। वो तानाशाह की तरह व्यवहार करने का आदी था और उसने बस यूं ही चिल्लाया था। इस क्षण उसे याद आया कि यह सम्राट आकाश नीलामी घर है और दू जी सम्राट आकाश दिव्य महल का सदस्य है। अगर वो दू जी को मार भी देता तो 10 तलवार संप्रदाय के लोग एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। ये सोचकर कियूमिंग का शरीर अकड़ गया और उसे ठंडे पसीने आने लगे। वरिष्ठ महोदय, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी थोड़ा अधीर हो गया था। आशा है वरिष्ठ महोदय को बुरा नहीं लगेगा। कियूमिंग ने तुरंत चिल्लाकर विनती की, अपने कमरे में वापस जाओ। डू जी चिल्लाया। कियूमिंग ऐसे तेजी से वीआईपी कमरा नंबर 3 में वापस चला गया जैसे उसे क्षमा कर दी गई हो। धिक्कार है, धिक्कार है। कियूमिंग वीआईपी कमरे में लौटने के बाद एक दहाड़ लगाए। उसकी आंखों में ठंडे जानलेवा इरादे भरे हुए थे। अभी अभी उसकी बहुत बेइज्जती हुई थी। वो निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा। ये सब लू मिंग की वजह से हुआ था। जांच करो, मुझे पता लगाना ही होगा कि वो बच्चा कौन है। मैं उसकी हड्डियों को चूर चूर कर दूंगा। कियूमिंग गुर्राया। बड़े भाई कियूमिंग, मैं जानता हूं कि वो कौन है। अचानक एक युवक जो पूरे समय चुप था बोलने लगा, आपको पता है? कियूमिंग ने उस युवक की ओर देखा। यह व्यक्ति तो जनरल स्टोर्स हॉल का महान व्यक्ति है। मैं उसकी आवाज को कभी नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युवक ने दांत पीसते हुए कहा। ये युवक 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय के उन 6 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने रक्त चींटी के गुप्त क्षेत्र में बल को समझ लिया था। तियान्युन, ये वही है। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो उसे मारने आया था, लेकिन अब उसने मुझसे जन्मजात मूल द्रव छीनने की हिम्मत की। उसने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है। कियूमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। बड़े भाई कियूमिंग, दी तियान युद्ध क्षेत्र में तियान्युन अपने से 2 स्तर ऊपर के व्यक्ति को चुनौती देने से पहले केवल 2 दिन बचे हैं। हम तब जाकर उसे मारेंगे। क्या तुम अब भी स्क्रचिंग सन 6 हीरोज का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो? सपने देखते रहो। पीले चेहरे वाले युवक ने उपहास किया। ठीक है, मैं उसे 2 दिन और जीने दूंगा। पहले मैं उसे मूल उत्पत्ति के इस 9 बूंद तरल पदार्थ का सेवन करने दूंगा। जब मैं उसे मार डालूंगा तो मूल उत्पत्ति का ये तरल पदार्थ मेरा हो जाएगा। कियूमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। 3 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल, क्या इससे अधिक कीमत हो सकती है? हॉल में डू जी ने नीलामी का संचालन जारी रखा। दर्शक सन्नाटे में थे। यह नीलामी मार्शल ग्रैंडमास्टर स्तर से ऊपर के शक्तिशाली लोगों को लक्षित नहीं कर रही थी। उनमें से अधिकांश ग्रैंडमास्टर स्तर के मार्शल आर्टिस्ट थे। एक मार्शल ग्रैंडमास्टर के लिए भी 300,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल कोई छोटी मात्रा नहीं थी। ग्रैंडमास्टर की तो बात ही छोड़िए। इसलिए किसी ने भी बोली लगाना जारी नहीं रखा। डू जी ने 3 बार पूछा लेकिन किसी ने बोली नहीं लगाई। मूल तरल की 9 बूंदें लू मिंग ने सफलतापूर्वक जीत ली। लू मिंग ने आध्यात्मिक क्रिस्टल का भुगतान किया और पत्थर को सर्वोच्च मंदिर में रख दिया। नीलामी समाप्त हो गई। लू मिंग, मिंग चेंग और बाकी लोग जनरल स्टार हॉल लौट आए। इसके बाद लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया और पत्थर को बाहर निकाल लिया। वो पत्थर मुट्ठी के आकार का था और जब उसे हाथ में पकड़ा गया तो उससे आश्चर्यजनक मात्रा में सार ऊर्जा एसेंस क्यूई उत्सर्जित हुई। इसके अंदर आदिम उत्पत्ति के तरल पदार्थ की 9 बूंदें सीलबंद थीं। लू मिंग ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने पत्थर को अपने हाथ में लिया और उसे जोर से दबाया। कच्चा पत्थर में दरार पड़ गई और उससे भी अधिक सघन ऊर्जा का सार फैल गया। फिर दरार से आदिम मूल तरल की एक बूंद रिसकर बाहर निकली। मूल रूप से मौजूद वो तरल पदार्थ स्याही की तरह काला था, लेकिन उसमें हल्की सी चमक भी थी। वो बहुत ही जादुई था। लू मिंग ने अपना मुंह खोला और आदिम उत्पत्ति के तरल की एक बूंद को अंदर खींच लिया। उसने शेष तरल को एक जेड बॉक्स में रखा और शुद्धिकरण शुरू करने के लिए ज्वलंत वज्र कला का प्रयोग किया। जन्मजात मूल द्रव असीम सार तत्व में परिवर्तित हो गया जो उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और अस्थियों में समाहित हो गया। ज्वलंत वज्र कलाओं के मार्गदर्शन में
इसने लू मिंग के शरीर को निरंतर मजबूत किया। लू मिंग की शारीरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। उसका शारीरिक ढांचा, जो पूरी तरह से द्वितीय श्रेणी में अटका हुआ था, वह भी टूटने लगा। 2 घंटे बाद लू मिंग का शरीर कांप उठा। उसकी हड्डियां तली हुई सेम की तरह चटकने की आवाज कर रही थी। उसकी मांसपेशियां लगातार फड़क रही थीं और काफी देर बाद ही शांत हुई। तीसरी कक्षा के लिए उपयुक्त शरीर। आखिरकार मैंने तीसरी कक्षा के लिए उपयुक्त शरीर बनाने में शुरुआती सफलता हासिल कर ली है। लू मिंग ने खुशी से भरे चेहरे के साथ बुदबुदाया। जन्मजात मूल द्रव वास्तव में विश्व का सर्वोपरि शरीर संरक्षण का खजाना माना जाता था। निम्न श्रेणी के जन्मजात मूल द्रव की मात्र एक बूंद ने ही लू मिंग के शरीर को सहजता से विकास करने और शरीर की तीसरी श्रेणी की प्रारंभिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम बना दिया था। उसका शरीर तृतीय श्रेणी का हो चुका था और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। इससे लू मिंग की विस्फोटक शक्ति और भी बढ़ गई और उसकी युद्धक क्षमता में काफी सुधार हुआ। जारी रखना, लू मिंग ने बुदबुदाया। फिर उसने मूल तत्व के तरल की दूसरी बूंद निगल ली और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। तीसरे दर्जे के शरीर में सुधार करना दूसरे दर्जे के शरीर की तुलना में अधिक कठिन था। हालांकि जन्मजात पोषक तत्वों की मदद से लू मिंग के शरीर में तेजी से सुधार हो रहा था। 1 दिन से अधिक समय बीतने के बाद लू मिंग ने एक ही बार में ज्वालामय वज्र कला का अभ्यास करके महाचक्र स्तर तक पहुंच गया। दूसरे शब्दों में, लू मिंग का शरीर तृतीय श्रेणी के महाचक्र स्तर तक पहुंच चुका था। मूल उत्पत्ति के तरल की 8 बूंदों को भी पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया गया था। यदि मैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य में लगातार सुधार करना चाहता हूं, तो मुझे उच्च स्तर की शारीरिक स्वास्थ्य संवर्धन तकनीक खोजनी होगी। लू मिंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। ज्वालामयी वज्र कलाओं से भौतिक शरीर को अधिकतम तृतीय स्तर तक ही विकसित किया जा सकता था, और यही उसकी सीमा थी। मेरी शारीरिक शक्ति कितनी जबरदस्त है! मेरी युद्धक क्षमता में कम से कम 30% की वृद्धि हुई है। लू मिंग की आंखें बेहद चमकदार थीं। इसी क्षण दरवाजे पर हल्की दस्तक सुनकर उनके चेहरे के भाव बदल गए। एक विचार मन में लिए वो सर्वोच्च मंदिर से बाहर निकला और दरवाजा खोला। सामने मिंग परिवार के तीनों भाई बहन थे। बड़े भाई तियान्युन, आज की चुनौती है 2 स्तर पार करने की। मिंग फैंग ने जल्दी से कहा। लू मिंग ने अपना सिर पीट लिया। वह मूल तरल को परिष्कृत करने में इतना मग्न था कि वह लगभग समय का ध्यान ही भूल गया था। चल दर! तुरंत ही वे चारों द्वितीय युद्ध क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। इस समय द्वितीय युद्ध क्षेत्र लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी सीटें लोगों से भरी हुई थीं और इसे लोगों का सागर कहा जा सकता था। वहां कम से कम 3 लाख लोग थे। सभी को प्रवेश शुल्क के रूप में 10 आध्यात्मिक क्रिस्टल देने पड़ते थे। आज द्वितीयान युद्ध क्षेत्र की आय 3 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल से कम नहीं थी। यह वाकई भयावह था। हालांकि इस समय द्वितीय युद्ध क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई थी। तियान्युन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? ये क्या बकवास है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नहीं आ रहा है ना? नहीं, तो मेरा आना बेकार गया। मैं तुम्हें तुम्हारे स्पिरिट क्रिस्टल वापस दे दूंगा। मैं अब और नहीं देख रहा। मैंने अपना एक मिशन छोड़कर यहां आकर देखने का फैसला किया। आखिर ये इतना बुरा तो नहीं होगा, है ना? भीड़ में कियूमिंग और अन्य लोग गंभीर चेहरे के भाव लिए खड़े थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यह तियान्युन जानता हो कि उसने पिछली नीलामी के दौरान वरिष्ठ भाई कियूमिंग को नाराज कर दिया था और इसलिए आने से डर रहा हो? मुझे लगता है कि यह 90% सच है। 10 दिशाओं की तलवार विद्या के कुछ शिष्य जानबूझकर जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। इस बार 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय के दर्जनों शिष्य आए थे। द्वितीय युद्ध क्षेत्र के उच्च अधिकारी, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे, नीचे देखते हुए भौहें चढ़ा रहे थे। तियान्युन को क्या हुआ है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? मैंने पहले ही किसी को उन्हें लेने के लिए भेज दिया है। कुछ बुजुर्ग धीमी आवाज में आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक एक बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का भाव बदल गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तियान्युन, तुम यहाँ हो। इसी क्षण तियान्युन ने द्वितीय युद्ध क्षेत्र के द्वार से प्रवेश किया और युद्ध मंच की ओर बढ़ गया। तियान्युन, तुम यहाँ हो। किसने चिल्लाया ये तो पता नहीं चला, लेकिन अचानक पूरा इलाका शांत हो गया। लाखों निगाहें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। लू मिंग आगे आगे चलने लगा और कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। मिंग परिवार के तीनों भाई बहन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हाँ, तियान्युन आ गया। लगता है उसे किसी बात में देरी हो गई है। उनकी प्रतिभा को देखते हुए वे कैसे नहीं आते? किसने कहा था कि तियान्युन आने से डरेंगे? वे सचमुच सज्जन व्यक्ति के दिल को मापने के लिए अपने ही पैमाने का इस्तेमाल कर रहे हैं।
भीड़ उत्साहित थी, लेकिन 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के शिष्यों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। क्या ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने अभी अभी ये शब्द कहे थे? ड्रैगन सम्राट के असंख्य मार्ग, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ हो, फिर भी तुम्हारी मृत्यु तो होनी ही है। कियूमिंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। मिंग परिवार के तीनों भाई बहन दर्शक दीर्घा में चले गए, जबकि लू मिंग बीच में स्थित युद्ध मंच की ओर चल पड़ा। सबकी निगाहें लू मिंग पर टिकी थीं, जो फाइटिंग रिंग में था। ठीक है, अब तियानयन चैलेंज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। कौन कौन लड़ाई के लिए तैयार है? न्यायाधीश ने जोर से घोषणा की। मैं उसे करने की एक कोशिश तो करूंगा। एक बूढ़ा आदमी लड़ाई के अखाड़े में कदम रखते ही चिल्ला उठा। यह मान पर्वत का एक दानव है। वह 8वीं श्रेणी का महान गुरु है और उसने अपने समकक्षों के विरुद्ध लगातार 7 युद्ध जीते हैं। उसे 8वीं श्रेणी के महान गुरुओं के बीच भी विशेषज्ञ माना जाता है और वो तियानयन का पहला उम्मीदवार बनने के योग्य है। जैसे ही बूढ़ा आदमी मंच पर चढ़ा, किसी ने उसे पहचान लिया। तुम लड़ सकते हो, न्यायाधीश ने सिर हिलाकर मिन पर्वत के राक्षस की ताकत को स्वीकार किया। युवा स्वामी तियानयन, कृपया। शियाओ पर्वत के राक्षस ने लू मिंग पर अपनी निगाहें गड़ा दी। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। लू मिंग मुस्कुराया और उसके हाथों में एक लंबा भाला प्रकट हो गया। टकराना। मान पर्वत का राक्षस एक कदम आगे बढ़ा और लू मिंग की ओर दौड़ा। विंड स्टाफ तकनीक। शाओ पर्वत के राक्षस ने जोरदार दहाड़ लगाए। उसके हाथ में मौजूद अजगर के सिर वाली छड़ी बवंडर की तरह लू मिंग पर एक के बाद एक वार कर रही थी। मान पर्वत के राक्षस ने आक्रमण करते ही अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। 8वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर्स में भी वो शीर्ष योद्धाओं में से एक था। लू मिंग ने अपना लंबा भाला चलाया और शियाओ पर्वत के राक्षस के साथ भयंकर युद्ध में संलग्न हो गया। उसने अपनी आभा का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि मान पर्वत का राक्षस काफी शक्तिशाली था, लेकिन उसे आभा की जरूरत नहीं थी। 10 से अधिक चालों के बाद शियाओ पर्वत के राक्षस को लू मिंग के भाले से हवा में उड़ा दिया गया। शाओ पर्वत के राक्षस की पराजय सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप थी। हालांकि बाद में आने वाले विशेषज्ञ भी और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। कौन लड़ने वाला है? लू मिंग ने अपने आसपास का जायजा लिया। तियानयन, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। एक जोरदार आवाज के साथ 10 दिशाओं के तलवार स्कूल का एक शिष्य युद्ध के अखाड़े में कूद पड़ा। 10 दिशाओं वाली तलवार संप्रदाय जैसे संप्रदाय के शिष्यों के लिए, जो इतनी कम उम्र में साधना के इस स्तर तक पहुंच सकते थे, वे सभी प्रतिभाशाली थे और उन्हें अपनी ताकत का परीक्षण करने की लगभग आवश्यकता ही नहीं थी। तियानयन, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो, तो जल्दी से वो मूल रस वरिष्ठ भाई कियूमिंग को लौटा दो, फिर सबके सामने 10 दिशाओं की तलवार संप्रदाय के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो। अगर तुम ऐसा करोगे, तो मैं तुम्हारी साधना को सीमित करने और तुम्हारी जान बख्शने पर ही विचार करूंगा। 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय के शिष्य ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। वो बेहद अहंकारी और लज्जित था। बेवकूफ, लू मिंग ने उदासीनता से जवाब दिया। अरे यार, तुमने क्या कहा? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। अगर मैं तुम्हें मार भी दूं, तो भी तुम्हारी सारी चीजें मेरी ही रहेंगी। सर्वदिशात्मक तलवार संप्रदाय के शिष्य ने दहाड़ लगाए। उसकी आभा विस्फोटित हुई और वह लू मिंग की ओर दौड़ पड़ा। ये कहना ही पड़ेगा कि 10 दिशाओं के तलवार स्कूल का ये शिष्य बहुत शक्तिशाली था। मान पर्वत के राक्षस से कहीं अधिक शक्तिशाली। इसीलिए उसका इतना घमंडी होना स्वाभाविक था। दुर्भाग्यवश उनका प्रतिद्वंदी लू मिंग था। भन भन, हवा की शक्ति भाले में समाहित हो गई, जिससे भाले की गति अत्यंत तीव्र हो गई। भीड़ ने केवल एक भाले की परछाई को चमकते हुए देखा और पल भर में वो 10 दिशाओं के तलवार स्कूल के शिष्य के सामने प्रकट हो गया। पुची, 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय के शिष्य के हृदय को लंबे भाले ने भेद दिया। 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय के शिष्य ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गईं। एक ही शॉट में मार, कितनी जबरदस्त ताकत! सभी लोग हैरान रह गए। 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय का शिष्य कुछ क्षण पहले तक बेहद अहंकारी था, लेकिन वो पल भर में मारा गया। वो मुझसे 2 स्तर ऊपर है, फिर भी वो मुझे एक ही शॉट में तुरंत मार सकता है। क्या ये तियानयन हद से ज्यादा ताकतवर नहीं है? 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के शिष्य कमजोर नहीं है। वे 8वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर्स में भी शीर्ष विशेषज्ञ हैं। तियानयन की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से 9वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर के बराबर है। ये तो बहुत ही भयानक है। क्या वो वाकई चिलचिलाती धूप के 6 नायकों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है? कई लोग सदमे में चर्चा कर रहे थे। इस समय तक लू मिंग लगातार 2 राउंड जीत चुका था।
जबकि चिलचिलाती धूप के 6 नायकों में से अन्य 5 ने केवल लगातार 4 राउंड जीते थे। सभी लोग उत्सुकता से भरे हुए थे। तुम तो मौत को बुला रहे हो। 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय के शिष्यों की ओर से एक गर्जना सुनाई दी। एक आकृति हवा में ऊंची उछली और युद्ध के अखाड़े पर उतरी, जिससे अखाड़ा बुरी तरह हिल गया। ये कियुमिंग था। तियान्युन, तुम्हारी जीत का सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगर तुम 6 चिलचिलाती धूप के नायकों का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो तो यह नामुमकिन है। कियुमिंग ने ठंडी निगाहों से लू मिंग को देखा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? कहीं तुम्हारा हाल भी वैसा ही न हो जाए जैसा अभी हुआ? लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। मेरी तुलना उससे मत करो। तियान्युन, तुमने बार बार मेरे 10 दिशाओं वाले तलवार संप्रदाय की शक्ति को ठेस पहुंचाई है। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मृत्यु अत्यंत कष्टदायी हो। कियुमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसी समय उसके शरीर की आभा और भी प्रबल होती चली गई। उस प्रबल आभा के भीतर एक शक्ति थी, स्वर्ण की शक्ति। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। मैंने मूल तरल की सभी 9 बूंदों को शुद्ध कर लिया है। लू मिंग ने अचानक अपना लहजा बदल दिया और मुस्कुराया। क्या तुम? कियुमिंग का चेहरा हरा पड़ गया और वो लगभग अपनी गति खो बैठा। वह आदिम उत्पत्ति द्रव उसके लिए अत्यंत उपयोगी था। लू मिंग को मारने का उसका मुख्य कारण उस आदिम उत्पत्ति द्रव को छीनना था। हालांकि लू मिंग ने कहा कि जन्मजात मूल द्रव को परिष्कृत कर लिया गया था। कियुमिंग की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से दहाड़ उठा। तियान्युन, तुम मरने के लायक हो। तुम मरने के लायक हो। भन भन, तलवार की आवाज गूंजी और एक अत्यंत चमकदार तलवार की ऊर्जा लू मिंग की ओर तेजी से बढ़ी। तलवार की ऊर्जा में धातु की शक्ति समाहित थी, जिससे वह अत्यंत तीक्ष्ण और अविनाशी बन गई थी। भन भन, लू मिंग का लंबा भाला कांप उठा और उसने हवा की शक्ति का उपयोग करते हुए कियुमिंग पर हमला किया। धमाका, आकाश और पृथ्वी गरज उठे और युद्ध का मैदान लगातार हिलता रहा। भयानक वायु तरंगें चारों दिशाओं में दौड़ पड़ी। पहली चाल तय रही, मारना। कियुमिंग का हमला चूक गया और उसने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। कियुमिंग की युद्ध शक्ति अत्यंत भयावह थी। प्रतिभा के मामले में वह यांग ज़ेतियान जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी साधना का स्तर यांग ज़ेतियान से कहीं अधिक था। इसी प्रकार उसकी युद्ध शक्ति भी यांग ज़ेतियान से कहीं अधिक थी। कियुमिंग के लिए उच्च स्तर के प्रतिद्वंद्वी को मारना मुश्किल नहीं था। धमाका धमाका, उन दोनों ने लगातार 20 से अधिक चालें चली, जिससे वो स्थान कांप उठा। कियुमिंग की युद्ध क्षमता बहुत अधिक है। उसे तीसरे युद्ध में नहीं आना चाहिए था। वो तियान्युन को जीतने से रोकने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही। देखने से तो ऐसा लगता है कि तियान्युन में 6 में से 5 जलते सूरज के नायकों के रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता है। अफसोस की बात है कि उसे कियुमिंग ने रोक दिया। जब तक तियान्युन कियुमिंग को हरा देता है, तब तक उसे 5 नायकों का रिकॉर्ड तोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। भीड़ में तीखी बहस चल रही थी। क्या यही आपकी असली ताकत है? मैं तो बहुत निराश हूं। इस समय लू मिंग ने अचानक उदासीनता से कहा, क्या? कियुमिंग स्तब्ध रह गया। धमाका, लू मिंग के शरीर पर व्याप्त ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। यह आग और हवा का संयोजन था, जो एक भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ा। एक लंबा भाला सभी बाधाओं को चीरता हुआ कियुमिंग की ओर बढ़ा। भाले का यह हमला इतना तेज और इतना शक्तिशाली था कि इससे बचना या इसे रोकना संभव नहीं था। मैं नहीं डरता। कियुमिंग बुरी तरह डर गया था। वो पागलों की तरह दहाड़ रहा था और विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। लेकिन यह सब अनावश्यक था। लंबे भाले ने उसके दिल को भेद दिया। भाले की असली ऊर्जा फूट पड़ी और उसने उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कियुमिंग की मौत हो गई थी। दर्शक कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जोरदार शोरगुल मच गया। लू मिंग ने कियुमिंग को मार गिराया था और लगातार 3 जीत हासिल की थी। हालांकि उसने जो ताकत दिखाई थी, वह बेहद भयावह थी। अगर कोई और असाधारण प्रतिभावान योद्धा न होता, तो लू मिंग निश्चित रूप से 5 नायकों का रिकॉर्ड तोड़ देता। हो सकता है कि वो कियू चांगकोम का रिकॉर्ड भी तोड़ देता। ड्रैगन सम्राट के असंख्य मार्ग तुम्हारे 10 दिशाओं वाले तलवारबाजी स्कूल से और कौन लड़ना चाहता है? लू मिंग ने सर्वदिशात्मक तलवार संप्रदाय के क्षेत्र की ओर देखा। हालांकि शिफोंग तलवार स्कूल के शिष्य चुप थे। कियुमिंग भी हार चुका था। उनमें कुछ 8वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर थे, लेकिन उनमें से कोई भी कियुमिंग जितना शक्तिशाली नहीं था। अगर वे आगे बढ़ते तो क्या वे मौत को दावत नहीं दे रहे होते? धिक्कार है। जब 10 दिशाओं के तलवार संप्रदाय के रजत पदक विजेता प्रतिभाशाली लोग आएंगे, तो मैं देखूंगा कि तुम्हारी मौत कैसे होती है।
10 दिशाओं के तलवार विद्यालय के सभी शिष्यों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वे मन ही मन दहाड़ रहे थे। लू मिंग ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ पूरे अखाड़े पर नजर दौड़ाई, हालांकि कोई भी लड़ने के लिए आगे नहीं आया। तियान्युन, चूंकि ऐसा है, इसलिए मेरा द्वितीयान युद्ध क्षेत्र युद्ध के लिए किसी को भेजेगा, न्यायाधीश ने कहा। लू मिंग ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद हत्या के इरादे से भरा एक युवक फाइटिंग रिंग में उतरा। हालांकि यह व्यक्ति क्यूमिंग जितना शक्तिशाली नहीं था, कुछ ही चालों में लू मिंग ने उसे हरा दिया। लगातार 4 जीत। इसके बाद डी तियान बैटल एरिना ने एक और व्यक्ति को मैदान में भेजा, लेकिन वह भी लू मिंग से हार गया। लगातार 5 जीत ने पहले ही चिलचिलाती धूप के 5 नायकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। हालांकि लू मिंग की जीत यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद दी तियान युद्ध क्षेत्र से लगातार योद्धा आते रहे। वे सभी शक्तिशाली योद्धा थे, एक से बढ़कर एक। दुर्भाग्यवश वे सभी लू मिंग से हार गए। लगातार 6 जीत, लगातार 7 जीत। उन्होंने क्यू चांगकोंग के रिकॉर्ड की बराबरी की, लेकिन कुछ ही समय बाद लू मिंग ने फिर से जीत हासिल कर ली। लगातार 8 जीत। भीड़ में जबरदस्त उत्साह फैल गया। क्यू चांगकोंग का रिकॉर्ड आखिरकार टूट गया था। हे भगवान, तियान्युन तो आसमान के नियम तोड़ देगा। क्या उसकी प्रतिभा क्यू चांगकोंग से भी कहीं अधिक है? जरूरी नहीं। क्यू चांगकोंग मार्शल ग्रैंडमास्टर के रूप में शक्तिशाली थे, लेकिन वे अन्य 5 नायकों से बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे। क्यू चांगकोंग अन्य 5 नायकों से आगे निकल पाए क्योंकि मार्शल पूर्वज स्तर में प्रवेश करने पर उन्होंने अपनी दूसरी वंश परंपरा को जागृत कर लिया था। यह सही है। हालांकि तियान्युन अब शक्तिशाली है, लेकिन हो सकता है कि वह मार्शल पूर्वज स्तर तक न पहुंच पाए। ये सच है, लेकिन फिर भी यह काफी डरावना है। इसके अलावा तियान्युन की सीमा क्या है? अंत में वह लगातार कितनी जीत हासिल कर पाएगा? भीड़ हैरानी से अटकलें लगाने लगी। तियान्युन 2 स्तर पार करके लगातार 10 जीत कैसे हासिल कर सकता था, है ना? तथ्यों से साबित हुआ कि उनका अनुमान सही साबित हो रहा था। 9वें युद्ध में दी तियान युद्ध क्षेत्र ने क्यूमिंग से भी अधिक शक्तिशाली एक विशेषज्ञ को भेजा। हालांकि वो फिर भी लू मिंग का मुकाबला नहीं कर सका। लगातार 9 जीत। इससे डी तियान युद्ध क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। इस नन्हे से जीव की ताकत कम नहीं है। भविष्य में ये स्वर्ग के दिव्य रक्षकों में भी शामिल हो सकता है। हमें इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। इस सिफारिश का योगदान कम नहीं होगा। डिटियन डिवाइन गार्ड्स में शामिल होने का अभी समय नहीं आया है। देखते हैं कि उसके पूर्वज की दूसरी वंश परंपरा किस तरह जागृत होती है। अभी सबसे जरूरी है उसकी जीत का सिलसिला रोकना, वरना हम जैसे बूढ़े लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ बुजुर्ग लोग भौहें चढ़ाकर आपस में चर्चा कर रहे थे। 10वें नंबर वाले को जाने दो। वही एकमात्र ऐसा है जो 8वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर साधना के बल पर शीर्ष 10 में जगह बना पाया है। अगर वह हार गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आओ इसे करें। आदेश तुरंत दिया गया और 20 वर्ष की आयु का एक युवक बिना शर्ट पहने लड़ाई के अखाड़े की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर 10 नंबर अंकित था। नंबर 10। यह नंबर 10 कैसे हो सकता है? डीआई तियान युद्ध क्षेत्र की अंदरूनी कहानी जानने वाले कुछ लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। डिटियन युद्ध क्षेत्र के पहले से 10वें नंबर के मृत्यु योद्धा आमतौर पर 9वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर्स में शीर्ष विशेषज्ञ होते थे। लेकिन अब नंबर 10 एक 8वीं श्रेणी का महान मार्शल मास्टर था। कई लोगों को समझ आ गया था कि यह नंबर 10 अवश्य ही असाधारण होगा। वो एक विशेषज्ञ है, यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। लू मिंग की आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। इस नंबर 10 से कोई जबरदस्त आभा नहीं निकल रही थी, लेकिन लू मिंग को हल्का सा आभास हो रहा था कि वह खतरनाक है। मारना। नंबर 10 ने अचानक जोरदार दहाड़ लगाई और उसके हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हो गया। पलक झपकते ही उसने दर्जनों भाले की किरणें छोड़ी, जो हवा को चीरती हुई लू मिंग की ओर बढ़ी। वो सचमुच भाले का भी इस्तेमाल करता है, बहुत बढ़िया। लू मिंग का दिल हिल उठा। भन भन, भाला कांप उठा और उससे एक भिनभिनाहट की आवाज निकली। भाले की रोशनी की किरणें फूट पड़ी और नंबर 10 से टकरा गईं। 200 मीटर चौड़े युद्ध क्षेत्र में 2 परछाइयां एक दूसरे को पार कर गईं। भाले की चमक सीटी बजाती हुई निकली और विस्फोट हुआ। गड़गड़ाहट की आवाजें अंतहीन थीं। ये बेहद भयावह था। उसी समय 3 प्रकार के शी थे जो लगातार एक दूसरे पर बमबारी कर रहे थे और एक दूसरे का प्रतिरोध कर रहे थे। तियान्युन नाम का ये छोटा लड़का सचमुच अद्भुत है। इतनी कम उम्र में ही उसने 2 प्रकार की शक्तियों को समझ लिया है और दोनों में ही वो प्रारंभिक सफलता के स्तर पर पहुंच चुका है। विशेष रूप से उसकी अग्नि शक्ति प्रमुख सफलता के स्तर के करीब है। जी हाँ,
नंबर 10 की पर्वतीय शक्ति भी लगभग पूर्ण होने वाली है और ये तियान्युन की अग्नि शक्ति के लगभग बराबर है। हालांकि तियान्युन की वायु और अग्नि की शक्ति कहीं अधिक शक्तिशाली है। अगर नंबर 10 की साधना का स्तर तियान्युन से कहीं अधिक न होता तो वो अब तक हार चुका होता। मेरे विचार से हार तो बस समय की बात है। लड़ाई के मैदान के उच्च अधिकारी देखते हुए आपस में चर्चा कर रहे थे। पलक झपकते ही लू मिंग ने नंबर 10 के साथ 100 से अधिक चालें चल लीं। बहुत ही संतोषजनक। लू मिंग की आंखें बेहद चमक रही थीं। वो जितना अधिक लड़ता उतना ही साहसी होता जाता। वायु और अग्नि की शक्ति दानव वश में करने वाले भाले पर एकत्रित होकर एक भयावह विनाशकारी शक्ति का निर्माण कर रही थी। इस लड़ाई में पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक और रक्त मेरिडियन के अलावा जो विस्फोटित नहीं हुई, लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। वर्तमान में लू मिंग अत्यंत शक्तिशाली था। वह वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक के चौथे चरण तक पहुंच चुका था और उसका शारीरिक रूप से पुनर्तः तृतीय श्रेणी का था। वायु और अग्नि की शक्ति के संगम से एक साधारण 9वीं श्रेणी का महान मार्शल मास्टर भी उसके कुछ ही वारों का सामना कर पाता। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नंबर 10 कितना शक्तिशाली था। 30 लाख से अधिक दर्शकों ने अपनी सांसें थाम ली और लड़ाई के अखाड़े को टकटकी लगाकर देखते रहे। उन्हें डर था कि कहीं वे सबसे महत्वपूर्ण दृश्य को देखने से चूक न जाएं। धमाका धमाका, पलक झपकते ही 100 और चालें बीत गईं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, लू मिंग का साहस बढ़ता गया और वह धीरे धीरे हावी होता गया। 10वें नंबर के शरीर से एक भयानक हत्या का इरादा फूट पड़ा। वो एक जंगली जानवर की तरह था जिसे मौत का कोई डर नहीं था। हालांकि लू मिंग ने उसे अभी भी दबा रखा था। टकराना। 100 और चालों के बाद लू मिंग के भाले से नंबर 10 हवा में उछल गया। वो कुछ 100 मीटर दूर जाकर लड़ाई के अखाड़े से बाहर गिर गया। गर्जन। नंबर 10 गुर्राया। वो अपनी चोटों की परवाह किए बिना लड़ाई के अखाड़े में दौड़ना चाहता था। पर्याप्त, रुको, न्यायाधीश ने धीमी आवाज में चिल्लाया। टेन का शरीर कांप उठा और वह वहीं रुक गया। उसकी आंखों में भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस राउंड में तियान्युन जीतता है, न्यायाधीश ने घोषणा की। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने राहत की सांस ली। वे अभी तक बहुत घबराए हुए थे। कई लोग तो सांस रोके बैठे थे, यहां तक कि उनके चेहरे लाल हो गए थे। अब आखिरकार वे चैन की सांस ले सके। फिर एक चौंकाने वाला हंगामा मच गया। 300,000 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक चर्चा शुरू कर दी। 2 स्तरों को पार करना और लगातार 10 बार जीतना, ये तो बहुत ही डरावना है। जलते सूरज के साम्राज्य में कम से कम 500 वर्षों से ऐसा नहीं हुआ है। चमत्कार, कितना बड़ा चमत्कार। आज के बाद तियान्युन का नाम पूरी दुनिया में जाना जाएगा। अगर तियान्युन परिपक्व हो जाए तो वो 6 नायकों के बराबर या उनसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। मैं एक चमत्कार के जन्म का साक्षी बन रहा हूँ। भीड़ में मिंग परिवार के तीनों भाई बहन इतने उत्साहित थे कि वे कांप रहे थे, जबकि 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के सभी लोग पीले और भावहीन दिख रहे थे। लू मिंग, क्या तुम चुनौती जारी रखोगे? फिर सभी के मन में एक ही सवाल आया। वह अपने से 3 स्तर ऊपर की लड़ाई लड़ सकता था। इसके अलावा यह महज 3 स्तरों की छलांग नहीं थी और उसका सामना किसी साधारण 9वीं श्रेणी के महान मार्शल मास्टर से नहीं हो रहा था। वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ था और वह निश्चित रूप से नंबर 10 से अधिक शक्तिशाली था। क्या तियान्युन जारी रहेगा? असंख्य लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये छोटा बच्चा सचमुच आगे नहीं बढ़ेगा, है ना? उच्च अधिकारियों में से कुछ वरिष्ठों ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगर लू मिंग लड़ना जारी रखता तो उन्हें हार का सामना करना पड़ता। तियान्युन, क्या तुम अब भी चुनौती जारी रखना चाहते हो? जज ने लू मिंग की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में घबराहट और स्तब्धता के भाव स्पष्ट थे। उनके मन में भी वही विचार था जो अन्य बुजुर्गों के मन में था। ड्रैगन सम्राट के असंख्य मार्ग सबकी निगाहों के सामने लू मिंग ने अपना सिर हिलाया। अब और कोई चुनौतियां नहीं, लू मिंग ने कहा। सभी लोग स्तब्ध रह गए। अब तुम चुनौती नहीं दे रहे। तियान्युन अब चुनौती क्यों नहीं दे रहा? वह तो स्पष्ट रूप से जीत गया। अगर वह अपने से 3 स्तर ऊपर के किसी को चुनौती देता तो उसे इनाम के तौर पर 10 लाख अतिरिक्त स्पिरिट क्रिस्टल मिल जाते। हाँ, सही कहा, वो अब हमें चुनौती क्यों नहीं दे रहा? मैं इतिहास बनते देखने वाला हूं। असंख्य लोग बेहद निराश हुए। केवल न्यायाधीश और द्वितीयान युद्ध क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग ही अत्यधिक प्रसन्न थे। तियान्युन, न्यायाधीश ने अपनी खुशी दबाते हुए कहा, चूंकि ऐसा है, मैं घोषणा करता हूं कि आपने 2 स्तरों पर लगातार 10 जीत हासिल की है। पुरस्कार के रूप में 10 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल दिए जाएंगे। लू मिंग ने सिर हिलाया।
उसने चुनौती देना जारी न रखने का कारण ये था कि वह समझ गया था कि अगर उसने बहुत ज्यादा दिखावा किया और डिटेन युद्ध क्षेत्र से बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल अर्जित किए तो इससे निश्चित रूप से डिटेन युद्ध क्षेत्र नाराज हो जाएगा। दूसरी ओर यदि वो चुनौती देना जारी रखता है तो उसका सामना निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से होगा। यदि ऐसा हुआ तो उसके सारे तुरुप के पत्ते खुल जाएंगे। दुश्मन के सामने अपने सारे तुरुप के पत्ते खोल देना बुद्धिमानी नहीं थी, इसलिए उसने इसे समाप्त करने का विकल्प चुना। 10 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल फिलहाल के लिए काफी थे। हालांकि अखाड़े में मौजूद दर्शक लड़ाई के लिए बेताब थे। वे सभी यह अनुमान लगा रहे थे कि अगर लू मिंग चुनौती देना जारी रखता है तो क्या वह जीतेगा और लगातार कितनी जीत हासिल करेगा। बेशक इसका कोई जवाब नहीं था। कुछ लोगों का मानना था कि लू मिंग ने अभी अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया था। अगर वह चुनौती जारी रखता तो निश्चित रूप से हार जाता, इसलिए उसने चुनौती जारी न रखने का फैसला किया। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि लू मिंग में अभी भी लड़ने की ताकत बची हुई है और उसने किसी अज्ञात कारण से लड़ाई न करने का फैसला किया। अलग अलग राय थी। लू मिंग को कोई परवाह नहीं थी। उसने जज का अनुसरण किया और 10 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल का पुरस्कार प्राप्त किया। लू मिंग संतुष्ट होकर चला गया। बेशक मिंग शहर के 3 भाई बहन भी थे। बड़े भाई तियान्युन, आप सच में बहुत अद्भुत है। अगर मैं आप लोगों का आधा भी नहीं 10वां हिस्सा भी अद्भुत होता तो मैं सपने में भी हंस हंसकर लोटपोट हो जाता। मिंग फैंग ने लू मिंग को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। लू मिंग मुस्कुराया और बोला, चलो चलते हैं। तुम क्या खरीदना चाहते हो? आज मेरी तरफ से दावत है। ये सच है। मिंग फैंग बेहद खुश था। उसने मिंग जू और मिंग चेन को खींचा और बाजार की ओर दौड़ पड़ा। जब वे बाजार पहुंचे तो मिंग परिवार के तीनों भाई बहनों ने हर जगह से सामान उठाया और 5 से 6 हजार आध्यात्मिक क्रिस्टल खर्च कर दिए। लू मिंग के लिए ये कुछ भी नहीं था। लू मिंग अब करोड़पति बन चुका था। उसके बाद वो जनरल स्टोर्स हॉल में लौट आया। लू मिंग के छात्रावास के प्रवेश द्वार पर उसने हुआ ची को वहां इंतजार करते हुए देखा। हुआ ची, तुम मेरा इंतजार कर रही थी। लू मिंग मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। लू मिंग, तुमने बार बार मेरी उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया है। आज तुमने 2 स्तरों पर लगातार 10 जीत हासिल करके कियू चांगकोम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हुआ ची ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक मिंग फैंग मिंग शहर गया हुआ था, इसलिए वहां केवल लू मिंग ही था। उसे बोलने में संकोच करने की जरूरत नहीं थी। आपको इतनी जल्दी पता चल गया? लू मिंग स्तब्ध रह गया। फिलहाल शाही राजधानी के लगभग सभी उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता है। हुआ ची ने मुस्कुराते हुए कहा। लू मिंग अवाक रह गया। फैलने की गति वाकई भयावह थी। लू मिंग, मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं, हुआ ची ने अचानक कहा। आपके पिता? लू मिंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या हुआ ची के पिता, जो वर्तमान में धधकते सूरज साम्राज्य के सम्राट हैं, उनसे मिलना चाहते हैं? जी हाँ लू मिंग, मैंने तुम्हारे बारे में अपने पिता से कुछ नहीं छिपाया। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? हुआ ची ने लू मिंग की ओर देखा और कहा, मैं क्यों करूंगा? लू मिंग मुस्कुराया। दरअसल लू मिंग को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। चूंकि वो हुआ ची की मदद करने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए उसके लिए अपने शाही पिता को ये बात बताना स्वाभाविक ही था। ये देखकर कि लू मिंग को कोई आपत्ति नहीं है, हुआ ची मुस्कुराई और बोली, लू मिंग, मैंने अपने पिता को तुम्हारे पिता के बारे में बता दिया है। उन्होंने जांच के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा है और ऐसा लगता है कि कुछ प्रगति हो रही है। क्या मेरे पिता के बारे में कोई खबर है? लू मिंग का दिल एक पल के लिए रुक गया, फिर वो खुशी से झूम उठा। लू मिंग, इतनी जल्दी खुश मत हो। ऐसा लगता है कि हमारी बढ़त बहुत मामूली है। हुआ ची ने कहा, चलो तुम्हारे शाही पिता से मिलने चलते हैं। लू मिंग इंतजार नहीं कर सका। थोड़ी सी जानकारी भी न होने और भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से बेहतर थी। फिर लू मिंग ने जनरल स्टार हॉल छोड़ दिया और हुआ ची के साथ एक पशु रथ पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा। महल पहुंचने के बाद लू मिंग ने हुआ ची का अनुसरण किया और सीधे शाही उद्यान की ओर चल पड़ा। जब लू मिंग शाही उद्यान में पहुंचा तो उसने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, जिसका कद काठी गठीला और प्रभावशाली था। वो सुनहरे ड्रैगन के वस्त्र पहने हुए था और एक मंडप में बैठकर चाय पी रहा था। वो वहां बस यूं ही आराम से बैठा था, लेकिन उसमें एक भयानक गरिमा थी। यह एक सम्राट की शान थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह जलते सूरज साम्राज्य का वर्तमान सम्राट हुआ जेंगसिंग था। आपका बेटा अपने शाही पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मंडप में पहुंचते ही हुआ ची ने झुककर प्रणाम किया।
मैं, लू मिंग, महाराज को प्रणाम करता हूँ। लू मिंग ने भी मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। हाँ, भतीजे लू मिंग, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। आओ, मेरे साथ एक ड्रिंक लो। हुआ झेंगएक्सिंग ने बड़ी बेबाकी से हंसते हुए कहा। लू मिंग और हुआ ची अंदर आए और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। उनके बगल में सम्राट के भरोसेमंद सहायक ने लू मिंग और हुआ ची के लिए चाय डाली। मैंने लंबे समय से सुना है कि भतीजा लू मिंग पुरुषों में एक ड्रैगन है, जिसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आज आपको देखकर यह बात सच साबित हो गई। हुआ झेंगएक्सिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आप बहुत दयालु हैं। लू मिंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। हुआ झेंगशिंग ने चाय की एक घूंट ली और कहा, लू मिंग, तुमने बार बार चमत्कार किए हैं, लेकिन साथ ही तुमने सर्वदिशात्मक तलवारबाज को भी नाराज कर दिया है। अब से तुम्हें सावधान रहना होगा। हालांकि चूंकि तुम जनरल स्टोर्स हॉल में शामिल हो गए हो और अपने 8वें भाई के घनिष्ठ मित्र हो, मैं तुम्हें एक बात का आश्वासन दे सकता हूं। जब तक ये बराबरी वालों के बीच की लड़ाई है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं और राजपरिवार हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लू मिंग का दिल हलचल से भर उठा। हुआ झेंगशिंग का इशारा ये था कि जब तक ये बराबरी वालों के बीच की लड़ाई है, वो पूरी ताकत लगा सकता है। शाही परिवार मजबूती से उसके साथ खड़ा रहेगा और उसकी रक्षा करेगा। महामहिम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लू मिंग ने अपनी मुठियां जोड़ ली। भले ही राजपरिवार का प्रभाव कम हो गया था, लेकिन भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा था। वे अब भी शक्तिशाली थे। सम्राट के वादे के साथ लू मिंग को भविष्य में 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल के शिष्यों से सामना होने पर डरने की जरूरत नहीं थी। वो उन्हें आसानी से मार सकता था। अगर 10 दिशाओं वाले तलवार स्कूल की वरिष्ठ पीढ़ी कोई कदम उठाती, तो राजपरिवार जरूर हस्तक्षेप करता। इस तरह लू मिंग को कम चिंता करनी पड़ेगी। अभी और भी है। हुआ झेंगएक्सिंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक भंडारण अंगूठी प्रकट हुई। उसने कहा, ये रक्त शोधन की गोलियां हैं। इनमें 4000 गोलियां हैं। लू मिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार के खून वाली चींटियों के अंडों को परिष्कृत करके रक्त शोधन की गोलियां बना दी गई थी। लू मिंग ने औपचारिकता नहीं बरती और इसे स्वीकार कर लिया। वो इसके हकदार थे। महाराज, मैंने सुना है कि आपको पता है कि मेरे पिता कहाँ हैं? लू मिंग ने पूछा। वो यहाँ आने के बाद से ही यह सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अब तक उसने इसे अपने मन में दबाए रखा था। अब वह इसे और नहीं दबा सकता था। मैं इतने समय से लोगों को जांच के लिए भेज रहा हूँ। हुआ झेंगएक्सिंग ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद कहा, मैं 8-9 साल पहले से जांच कर रहा हूँ, और आखिरकार मुझे कुछ सुराग मिले हैं। आपके पिता संभवतः किसी कारण से 10 दिशाओं के तलवार विद्यालय द्वारा कैद कर लिए गए हैं, यह निश्चित है। साथ ही ये भी संभव है कि आपके पिता की मृत्यु न हुई हो, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पाया है कि उन्हें कहाँ कैद किया गया है। पिताजी की मृत्यु सचमुच नहीं हुई। लू मिंग का दिल कांप उठा। फिर वह असीम क्रोध से भर गया। दरअसल उसके पिता को 10 दिशाओं के तलवार स्कूल ने कैद कर लिया था। धिक्कार है, 10 दिशाओं के तलवार स्कूल को तो मरना ही चाहिए। लू मिंग मन ही मन दहाड़ उठा। ड्रैगन सम्राट के असंख्य मार्ग।